हेलो एवरीवन, गली फिक्शन में आपका स्वागत है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैंने आप सभी के कमेंट रीड किए थे। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे एंड रियली थैंक यू सो मच कि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपके एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और इसी मोटिवेशन के सहारे मैं अपना अगला काम शुरू कर देती हूँ। और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए माई गार्जियन इज़ माई हार्टलेस हस्बैंड का। और अब तक हमने देखा कि कहानी कहाँ से कहाँ जा चुकी थी, जहाँ 8 साल के विंग का प्रिंस जो होता है यानी कि लांचान गार्जियन बना था। इसके बाद लांचान भूल गया था कि वो किसी लड़की का गार्जियन बना था, लेकिन विंग उसके बारे में कभी भी नहीं भूला था। और अनाथ आश्रम में रहते हुए भी विंग ने हर साल सिर्फ एक ही विश की थी कि काश वो अपने प्रिंस यानी लांचान को एक बार देख पाए। और 19 साल की उम्र पे उसे अनाथ आश्रम से निकाल दिया जाता है एंड हमें फिर एक चीज़ रिवील होती है कि विंग कोई लड़की नहीं है, मतलब वो विंग की असली पहचान एक लड़के की है। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह एक ड्रामेटिक तरीके से उसकी मुलाकात जंगल में लांचान से होती है। और लांचान न जाने क्या सोचकर आप लोग अब तक जान ही चुके हैं कि वो उसे दासी बना लेता है और अपने राजमहल लेकर चला जाता है। और इसके बाद लांचान ने जो भी एक्टिविटी की थी आप उसके बारे में जानते हैं, जहां अफवाह होती है कि पूरे महल में ये अफवाह होती है कि जो लांचान है यानी जो किंग है उनकी सोल की अदला बदली हो गई है या फिर उनकी सोल की चोरी हो गई है। और विंग को लगता है कि इसी वजह से किंग जो है इतनी वेड हरकतें कर रहे हैं और सभी लोगों को ऐसा ही लगता है। जहां हम देखते हैं विंग जो होता है वो तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि हमारा किंग ही होता है यानी कि लांचान ही होता है। और विंग जो होता है वो उसे तांत्रिक यानी कि उसे ताबीज़ वगैरह बनवा कर ले आता है और वो किसी तरह लांचान को वो चीज़ पहना देता है। सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँचता है जहाँ जितने भी एल्डर्स होते हैं वो लांचान को उस पवित्र तालाब में लेकर जाते हैं, जहाँ लांचान को ये जज करनी थी कि उसके अंदर सच में कोई सोल है या नहीं, यानी कोई उसकी आत्मा की अदला बदली हुई है कि नहीं। और हमें एक चीज़ और पता चलती है कि लांचान की जो स्टेप मदर और स्टेप भाई हैं वो उसे गद्दी से हटाना चाहते हैं, क्योंकि लांचान की स्टेप मदर ये चाहती हैं कि अगर गद्दी का दावेदार कोई है तो उनका बेटा है यानी कि लांचान का स्टेप भाई है। और वो काला जादू का प्रयोग करती हैं यानी कि लांचान की स्टेप मदर काले जादू का प्रयोग करती हैं और एक बार फिर बहुत ही जादुई तरीके से यानी ड्रामेटिक तरीके से तालाब का पानी काला हो जाता है और पूरे एल्डर्स और बाकी लोगों को ये यकीन हो जाता है कि लांचान की सोल चोरी हुई है। हालांकि लांचान ये जानता है कि उसकी सोल चोरी नहीं हुई है। हम सब जानते हैं पानी इसलिए काला हुआ था क्योंकि उसके स्टेप मदर ने कुछ जादू किया था, पानी इसलिए काला हो गया था। और हम देखते हैं कि जो रस्म होती है कि अगर किंग की परवाह अगर किसी को है तो वो अपनी बलि देगा, तभी किंग की सोल की वापसी होगी। और हम देखते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कि गुसू में कोई भी ऐसा नहीं है जो किंग से प्यार करता है, ना कोई आम जनता और ना कोई राजमहल के लोग। एक बार फिर किंग ने मन में ये सोचा था, ना तो मुझे किसी की जान चाहिए और ना मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई अपनी बलि दे, लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरे लिए खड़ा हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि उतनी पब्लिक में एक लेडी अपना हाथ उठाती है और लांचान की नज़र उस लेडी पर पड़ती है और उस लेडी के हाथ में जो चिट होता है यानी जो कपड़ा होता है उससे लांचान ये जान जाता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि फांग है। और फांग के हाथ में लांचान ने खुद ही वो टुकड़ा बांधा था और लांचान जो उस टाइम बहुत इमोशनल हुआ था क्योंकि उस उतनी बड़ी सभा में कोई ऐसा नहीं था जो उसके लिए खड़ा हो सकता था, लेकिन वो पागल सी लड़की उसके लिए खड़ी हुई थी यानी उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार थी। और हम देखते हैं एल्डर्स जो होते हैं वो सभी हैरान थे कि वो लड़की किस तरह उसके लिए अपनी जान देने को तैयार थी। और जहां पब्लिक में तरह तरह की बातें होने लगती हैं, ये लड़की उसकी प्रेमिका है क्या, यानी कि ये हमारे किंग की प्रेमिका है क्या। और कोई कहता है मैंने तो सुना है कि किंग ने उसे अपनी पर्सनल दासी बना ली है, और कोई कहता है वो लड़की उसी प्रिंस के कक्ष में ही रहती है। तरह तरह की बातें हो रही होती हैं। ना विंग को किसी की परवाह थी, वो बस अपने किंग को हर हाल में बचाना चाहता था, उसे किसी की परवाह नहीं थी लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और लांचान को तो ऑलरेडी कोई परवाह नहीं थी, वो ऑलरेडी एक क्रूर किंग था, उसे क्या परवाह होती कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं।
और हम देखते हैं एल्डर्स जो होते हैं वो पूरे रस्म और रिवाज को शुरू कर देते हैं कि उसकी बलि दी जाएगी। और एल्डर्स उसे कहते हैं यानी वी इंग से कहते हैं कि उसे पानी में जाना चाहिए। और वी इंग जब पानी में जाता है तो हम फिर से देखते हैं कि किंग जो होता है वो बहुत ड्रामेटिक तरीके से वी इंग को टीज करता है। और वी इंग मन में सोचता है, काली गंदी आत्मा कहीं कि तुम रुक जाओ, मेरी बलि चढ़ने दो, फिर मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह मेरे किंग की बॉडी में अब रहोगे। उसने ये कहा था। और लान चान ने एल्डर्स के सामने अपनी ये बात रखी थी कि किसी भी बलि देने वाले को उसे अगर वो चाहता है तो उसे 15 दिन की ज़िंदगी दी जाती, यानी 15 दिन का टाइम होता है उसके पास। हम देखते हैं एल्डर्स को लान चान की बात माननी पड़ती है और पूरे 15 दिन बाद भी इनकी बलि देने का प्रोसेस जो होता है वो शुरू होने वाला होता है। और लान चान जो होता है वो भी इनको टीज करते हुए कहता है कि 15 दिन इनफ हो गए उसका दिल भरने के लिए। यानी लान चान ने ये कहा था कि मेरा दिल तुमसे भर जाएगा 15 दिन में और इतने दिन इनफ है, इसके बाद तुम मर भी जाओ तो मुझे कोई परवाह नहीं है। और हम देख चुके होते हैं कि सीन शिफ्ट होकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ लान चान जो होता है वो एल्डर्स के सामने ही वी इंग को अपनी गोद में उठा लेता है। और वो वी इंग को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आता है और उसे बेड पर पटक देता है। और नेक्स्ट मोमेंट वो वी इंग के ऊपर होता है। और लान चान ने सेम पहले की तरह सेम ही डिमांड की थी, मुझे सेटिस्फाई करो, क्योंकि वी इंग बहुत ज़्यादा रो रहा था और रोते हुए वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और लान चान जानता था कि वो इस तरह खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके लिए बस एक ही इलाज था कि वो उसके हैंड से खुद को सेटिस्फाई करवाता। और लान चान ने फिर से वही डिमांड की थी। और मिस पागल लड़की, ये मत समझना कि मेरे अंदर कोई गंदी आत्मा है, मैं खुद ही गंदा हूँ और मुझे सॉफ्ट किंग समझने की गलती भी मत कर देना। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये आंसू अगर मेरे आगे कोई काम आने वाले हैं तो तुम्हारे ये आंसू मेरे कोई काम नहीं आने वाले हैं। मेरे पास कोई दिल नहीं है और ना मेरा दिल कभी किसी के लिए पिघलता है, तो ये आंसू बंद करो। तुम्हारे पास बस 15 दिन का टाइम है, जितना मुझे खुश कर सकती हो खुश कर लो, इसके बाद तो तुम मरने ही वाली हो। और अलवर तुमने ही तो अपनी बलि देनी चूज किया था, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए बलि दो। और वी इंग जो होता है वो उसकी आंखों में आंसू होता है, तो उसकी आत्मा चोरी नहीं हुई है, यानी किंग की कोई आत्मा चोरी नहीं हुई है। और ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि किंग सेटिस्फाई होना चाहते हैं। और मुझे लग रहा था कि उनकी आत्मा चोरी हुई है। इसका मतलब जो अफवाह किंग के बारे में फैली हुई, यानी ये सब वी इंग जो होता है वो रोते हुए सोच रहा होता है कि इसका मतलब किंग के बारे में जो सारी अफवाहें फैली हुई हैं वो सारी अफवाहें सच हैं, यानी कि किंग बहुत ज़्यादा ही क्रूर हैं और वो अपनी दासियों के साथ भी बहुत क्रूर रहते हैं, यानी कि वो हर लेडी के साथ बुरा काम करते हैं और हर लेडी को वो घायल कर देते हैं, यानी इतना गंदा काम करते हैं। जिस तरह विंग ने बाहर सुन रखा था, विंग वो सारी बातें सोच रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है कि वो किंग के लिए अपनी जान देने आया है। लेकिन किंग को इस बात की परवाह नहीं है कि किंग अभी बचने वाला है, किसी की वजह से उसकी जान बच जाएगी। किंग को इस बात की ज़्यादा खुशी है कि उसके पास 15 दिन है विंग के साथ खेलने के लिए। और विंग ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है। और लान चान ने उसे एक बार फिर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड और ड्रामेटिक तरीके से कहा था कि सुना नहीं तुमने, मैंने तुमसे क्या कहा, और तुम जानती हो मुझे बार बार कुछ भी कहने की। हालांकि विंग अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था क्योंकि उसने बचपन से जिस 18 साल की उम्र के प्रिंस को देखा था, आज वो पूरी तरह से बदला हुआ था। और इन पिछले 11 सालों में फांग ने एक बार भी ऐसा डाउट नहीं किया था कि जिस तरह की अफवाह किंग के बारे में फैल रही हैं वाकई में वो किंग उतना ही क्रूर निकलेगा। फांग को किसी की बात पर यकीन नहीं था, यानी कि विंग को अब तक किसी की बात पर यकीन नहीं था। विंग को यही लगता था कि दरबार के सभी लोग और बाहरी सभी लोग सिर्फ किंग को पसंद नहीं करते हैं, किंग से नफरत करते हैं, वो इसलिए किंग के बारे में बुरा बोलते हैं और उसे किसी पर भी यकीन नहीं था। यहाँ तक कि महल में आने के बाद भी उसे हर एक सिपाही और हर एक दासियों ने उससे यही बात कही थी कि किंग बहुत ज़्यादा ही क्रूर थे। लेकिन विंग को अब तक किसी की बात पर यकीन नहीं आया था। विंग को यही लग रहा था कि किंग की सोल चोरी हुई है, इसलिए किंग इस तरह से क्रूरता का व्यवहार रखते हैं। लेकिन आज जब सच्चाई उसके सामने थी तो उसे कहीं ना कहीं दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बेतहाशा निकल रहे थे। लेकिन इस बार लान चान ने अपनी क्रूरता की हद पार कर दी थी और उसने विंग का मुंह बहुत कस के दबाया था और उसने एक बार फिर कोल्ड आवाज़ में कहा था कि तुमने सुना नहीं, मैंने किस तरह कहा कि मुझे सेटिस्फाई करो। और विंग जो होता है वो कुछ बोलता कि उससे पहले बाहर जो सिपाही होते हैं वो आवाज़ लगाते हैं, यानी कि ग्रैंड मदर जो होती हैं वो लान चान के कस की तरफ आ रही होती हैं और सिपाही जो होते हैं वो जोर से पुकारते हैं कि ग्रैंड मदर आ रही हैं, यानी कि ये वहाँ के नियम थे कि जैसे ही कोई मेंबर उस तरफ
तरफ आता था तो वो पहले ही लान चान को ये खबर मिल जाती थी और लान चान ग्रैंड मदर का नाम सुनते ही वो घबरा जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। ग्रैंड मदर यहाँ उसने घबराते हुए ये सोचा था, हालांकि वो क्रूर है ये बात सबको पता थी, ग्रैंड मदर को भी ये बात पता था कि लान चान बहुत ज़्यादा ही क्रूर इंसान है और उसके अंदर रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये कोई नई चीज़ नहीं थी। जब राजमहल में ये अफवाह थी कि लान चान ने किसी दासी को अपने कक्ष में रखा है और जाहिर सी बात थी कि वो ग्रैंड मदर की समझ से परे नहीं थी, यानी ग्रैंड मदर ने भी ऐसी सारी अफवाहों को अच्छे से सुन रखा था कि लान चान ने किस दासी को अपने कक्ष में रखा और वी इंग को तो उसने परमानेंट रख लिया था और ये खबर तो आग की तरह पूरे महल में फैली थी और ग्रैंड मदर भी ये बात सुन चुकी थी बहुत पहले। हालांकि ग्रैंड मदर या फिर किसी को किंग से कोई भी सवाल करने का कोई अधिकार नहीं था और न किसी में इतनी हिम्मत थी कि किंग से वो सवाल करे, लेकिन इस तरह ग्रैंड मदर उसकी कक्ष की तरफ आएंगी। लान चान ये सोचकर घबरा गया था कि ग्रैंड मदर उसे अगर देख लेंगी तो, यानी फांग को अगर ग्रैंड मदर देख लेंगी तो वो क्या जवाब देगा। हालांकि वो जानता था कि ग्रैंड मदर ऑलरेडी सारी बातें जानती हैं, लेकिन लान चान इतना घबरा जाता है कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता है और ग्रैंड मदर तब तक आ चुकी थी। हम देखते हैं लान चान घबरा के उठ जाता है और जहाँ विंग भी होता है वो भी पीछे खड़ा हुआ होता है और वो जो होता है वो पर्दे का कोना पकड़े हुए खड़ा होता है। वो बहुत ज़्यादा वो रोया था तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी और वो अभी भी डरा हुआ था और काफ़ी उदास लग रहा था। हम जानते हैं कि विंग बहुत ज़्यादा ही हर्ट हुआ है, लान चान ने जिस तरह उसे ट्रीट किया है ये बात विंग को बहुत ज़्यादा खल गई है और विंग उस वजह से बहुत ज़्यादा ही हर्ट महसूस कर रहा था। लेकिन ग्रैंड मदर जो होती हैं वो सीधे लान चान के कमरे में आ जाती हैं। इस बात से लान चान और विंग दोनों ही ग्रैंड मदर ने आते ही लान चान को सुनाना शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब मेरा शक सही था, मतलब जो अफवाह थी वो सही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह तालाब का पानी काला हुआ था। इसका मतलब मेरे बच्चे यानी कि किंग की सोल चोरी हुई है और तुम्हारे अंदर जो सोल है वो किंग की सोल नहीं है। मैंने सुना है कि तुम बहुत गंदी हरकतें करते हो और लान चान बहुत ज़्यादा ही हिचकिचा जाता है। वो मन में सोचता है वो किस गंदी हरकतों के बारे में बात कर रही हैं, यानी ग्रैंड मदर अभी किस हरकतों के बारे में बात कर रही हैं। और विंग ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे, यानी वो ग्रैंड मदर की तरफ बढ़ना चाहता था और लान चान ने उसे घूर कर देखा था। लान चान को यह डर था कि विंग कहीं इशारे से ग्रैंड मदर को सारी बात ना बता दे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था जो लान चान जिससे डरता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ग्रैंड मदर के सामने उसकी हरकतें सामने आए और इसलिए उसने विंग को घूर कर देखा था। विंग के कदम खुद ब खुद रुक गए थे और ग्रैंड मदर का सुनाना अभी भी चालू था। तो ये बात थी, तुम मुस्कुरा रहे थे, मुझे सेनापति ने ये बताया था और तुम बाहर लड़कियों को भी छेड़ रहे थे और तुम टर्की पना दिखा रहे थे। यानी ग्रैंड मदर अभी सड़क वाली बात कर रहे थे जो पिछले दिन लान चान जो होता है वो वेश बदल कर आम इंसानों के बीच गया था और उसने फांग से बात की थी और वो काफ़ी हंसा भी था। काफ़ी देर उसने फांग से बात की थी और यही बात सेनापति जो होते हैं वो ग्रैंड मदर से बता देते हैं और ग्रैंड मदर अभी उसी बात को लेकर सुना रही होती हैं और लान चान अपने सिर पर हाथ रख देता है और वो गुस्से में सेनापति का नाम लेता है और कहता है, मुझे ग्रैंड मदर के यहाँ से छूटने दो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने ये बात कही थी, उसने मन ही मन में सेनापति के ऊपर गुस्सा होते हुए ये बात कही थी, तुमसे तो इतना भी बर्दाश्त नहीं होता है। और अब पता चला कि सारी महल में इतनी सारी अफवाह इतनी जल्दी कैसे फैल जाती हैं। मेरे सबसे खास आदमी होने के बावजूद भी तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। लान चान ने गुस्से में सेनापति के बारे में ये सारी बातें सोची थी और हम देखते हैं ग्रैंड मदर अभी भी उसे सुना रही होती हैं। हम देखते हैं लान चान ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ता है और बहुत ही प्यार से कहता है, ग्रैंड मदर आप जानती हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और ग्रैंड मदर उसे गाली देते हुए कहती हैं कि मुझे मत समझाओ, मैंने अपने आंखों से देखा कि किस तरह पानी जो होता है तालाब का वो काला हो गया था और इसका एक ही एक मतलब है, ये चिन्ह है कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सोल चोरी हो गई है या तो फिर तुम्हारी सोल की अदला बदली हुई है। और लान चान उससे कहता है कि ग्रैंड मदर मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ग्रैंड मदर उससे सवाल करती हैं, अगर ऐसा नहीं है तो तालाब का पानी काला कैसे हुआ था। लान चान जो होता है उसे याद आता है, यानी फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि किस तरह उसके स्टेप मदर और उसके स्टेप भाई उसे घूर रहे थे और लान चान उसी वक्त समझ गया था कि ये सारी साजिशें जो की जा रही हैं उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप मदर और उसका अपना स्टेप भाई है। और लान चान जो होता है वो ग्रैंड मदर के सामने कुछ भी नहीं बोलता है। ग्रैंड मदर फिर से सवाल करती हैं, अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर तालाब का पानी काला कैसे हुआ था। और लान चान कुछ भी नहीं बोल पाता है। ग्रैंड मदर मैं अभी बस इतना कह सकता हूँ कि मेरी सोल चोरी नहीं हुई है और मेरे अंदर मेरी ही सोल है। तो फिर वो क्या था जो तुम सड़क पर लड़की को छेड़ रहे थे। ग्रैंड मदर ने इस तरह लान चान से कहा था कि
कि लांचान के चेहरे के होश उड़ गए थे। छेड़, उसने घबराते हुए कहा। छेड़। और ग्रैंड मदर ने उसे लंबा चौड़ा करके बताने की कोशिश की थी। हाँ, एक लड़की आई थी और तुम उससे इस तरह बात कर रहे थे और तुम फ्लर्ट टाइप में कुछ कर रहे थे, उसे रिझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तुमसे ये तो उम्मीद नहीं थी। एक किंग होते हुए तुम्हारे आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी है, रिश्तों की लाइन लगी है, और तुम सड़क चलती लड़की को इस तरह छेड़ोगे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम किसी लड़की को इस तरह परेशान कर सकते हो। सोचो, अगर उस लड़की को पता चल गया कि तुम किंग होकर उसके साथ इस तरह ठरकी बन के बैठे हुए थे, तो वो लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारे नाम पर, और तुम्हारी इस सोल को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक बार मुझे हल मिल जाने दो, ग्रैंड मदर ने यह कहा था। और लांचान मन में सोचता है कि उसके बारे में इतनी गंदी अफवाह कौन फैला सकता है। भला वो किसी लड़की को क्यों छेड़ेगा और वो ठरकीपन क्यों दिखाएगा। लांचान ने मन में ये कहा था, और उसे एक बार फिर सेनापति पर गुस्सा आया था। अगर उसने ये सारी अफवाहें इस तरीके से नहीं फैलाई होती तो आज ग्रैंड मदर मुझसे सवाल नहीं कर रही होती, और लांचान जो होता है वो अभी सेनापति के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। ग्रैंड मदर, आप बस मेरा यकीन कर लीजिए, मैं एक दिन सब कुछ साबित कर दूंगा। मेरी सोल मेरे अंदर ही है और मेरी सोल की अदला बदली नहीं हुई है। आप जानती हैं अच्छे से कि अगर किसी की सोल चोरी होती है तो उस इंसान को बहुत अच्छे से बात पता चल जाती है, लेकिन मुझे कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है जिससे मुझे लगे कि मेरी सोल चोरी हुई है। और आपको लगता है कि मुझ जैसे योद्धा की सोल चुराने की हिम्मत कौन कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता, दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है जिसकी इतनी हिम्मत हो जाए कि वो मेरे सोल को चुरा सके। और आपको गलतफहमी हुई है, मैं सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। लांचान, मेरा बस एक ही सवाल है, अगर तुम्हारी सोल चोरी नहीं हुई तो पवित्र तालाब का पानी कैसे काला हुआ। उसने ये सवाल पूछा था, यानी ग्रैंड मदर ने ये सवाल पूछा था। और हमारा विंग जो होता है वो पर्दे के पास खड़ा कोने में दुबका हुआ दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहा था, और वो उदास नज़रों से दोनों की तरफ देख रहा था। उन दोनों के बीच वो तीसरा इंसान ऐसा था जिसकी वहाँ इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन विंग वहाँ से हिल भी तो नहीं सकता था। वो जानता था किंग उसके सामने खड़ा है, वो उसे कहीं भी जाने नहीं देगा। विंग जो होता है वो पत्थर बनकर बस दोनों की कन्वर्सेशन सुने जा रहा था। अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ कि उसकी सोल वो का जो पता तालाब का पानी था वो कैसे काला हुआ था। काला जादू किया गया था, लांचान ने कोल्ड आवाज में कहा। काला जादू किया गया था, और ग्रैंड मदर के हाथ में जो था वो छूटकर नीचे गिर गया था। यानी ग्रैंड मदर ने अभी एक सिक्का संभाला हुआ था जो एक पवित्र सिक्का था, और वो लांचान के पास लेकर आ रही थी। वो सिक्का ग्रैंड मदर के हाथ से छूट गया था। कहा, काला जादू। उन्होंने हैरानी से लांचान की तरफ देखा, लेकिन इस महल में काला जादू कौन कर सकता है, और आखिर वो तुम्हारे ऊपर काला जादू क्यों करेगा। तो आपको क्या लगता है, इस महल के लोग मुझसे प्यार करते हैं? आप बता सकती हैं कि वो कौन सा इंसान है जो मुझसे प्यार करता है? लांचान ने चिल्लाकर कहा था कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या इस महल में मेरे सारे अपने हैं? अगर ऐसा है तो आप किसी एक का नाम बताइए जो मुझसे प्यार करता है। और लांचान ने यह सवाल किया था। ग्रैंड मदर की नजरें झुक गई थी, क्योंकि ग्रैंड मदर जानती थी कि उस महल में कोई फिलहाल इस वक्त उसके राज परिवार में ऐसा तो कोई नहीं था जो लांचान से प्यार करता और लांचान के लिए अच्छा सोचता। हर किसी के पास एक वजह थी जो लांचान से नफरत कर सकते थे। हर किसी के पास एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से सब लांचान से कहीं ना कहीं नफरत ही करते थे। और ग्रैंड मदर की नजरें झुक गई थी। बताइए ग्रैंड मदर, अगर ऐसा है कि आप ये कह रहे हैं कि आखिर कौन करेगा ये सब, तो आप बताइए कि क्या कोई ऐसा है जो मुझसे प्यार करता है या कोई मुझे अपना मानता है? ग्रैंड मदर की नजरें झुकी हुई थी। आपकी झुकी हुई नजरें बता रही हैं कि आपकी नज़रों में भी कोई ऐसा नहीं है जो मेरा अपना हो, या फिर जिसे मैं अपना कह सकूं, या फिर जो मेरे बारे में सोचता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जहां मेरे अपने नहीं वहां मेरे गैर ही होंगे, और ये सारे लोग मेरे गैर हैं। तो क्या आप मुझसे बता सकती हैं कि क्या ये मुझसे प्यार करते हैं? एक बार फिर ग्रैंड मदर की नज़रें झुकी हुई थी, और लांचान ने एक बार फिर गुस्से में कहा था, क्या वो मुझसे नफरत नहीं करते हैं? और ग्रैंड मदर जानती है कि सबके सब उससे नफरत ही करते हैं, तो क्या नफरत में काला जादू नहीं किया जा सकता है? लांचान ने फिर से सवाल किया था। इस बार ग्रैंड मदर थक कर बैठ गई थी, यानी ग्रैंड मदर ने घुटने पकड़ लिए थे और वो बेड पर बैठ गई थी, और ग्रैंड मदर की आंखों से आंसू छलक रहे थे। और विंग ये सारी कन्वर्सेशन दूर से खड़ा होकर सुन रहा था, और लांचान की आंखों में भी पूरी तरह दर्द था। वो चिल्ला कर ग्रैंड मदर से बस एक ही सवाल कर रहा था कि अगर ऐसा है कि कोई मेरा अपना है तो आप मुझे उसका नाम बताइए जिसे मैं अपना बोल सकूं, और जो मेरे बारे में मेरी फिक्र करता हो। आपने देखा नहीं, आज इतने लोग थे, इतनी जनता थी, यहाँ तक कि गुस्सू का एक एक मेंबर, एक एक बच्चा वहाँ आया हुआ था, यानी कि राजमहल के भी सारे एल्डर, सारे बच्चे वहाँ मौजूद थे। लेकिन जब बारी आई मेरे लिए जान देने की, तो
कोई आगे नहीं आया था क्या? वो लोग मेरे अपने नहीं हैं क्या? आप जवाब देंगी कि वो आगे क्यों नहीं आए? अगर वो मुझे अपना मानते हैं, आप सच क्यों नहीं कह देती हैं कि हर एक इंसान मुझसे नफरत करता है और हर एक इंसान मुझे मारना चाहता है। हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं किंग होने की दावेदारी छोड़ दूं, लेकिन मैं बता दूं कि मैं किंग होने की दावेदारी तो कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा हक है। और भले ही मेरा स्टेप भाई, यानी उसने जे बुजुन के बारे में कहा था कि भले ही मेरा स्टेप भाई मुझसे बड़ा है और उसका अधिकार ज़्यादा है, लेकिन ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और मैं ये सब किस लिए बोल रहा हूँ आप अच्छे से जानती हैं ग्रैंड मदर। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता अब मैं आपको हर्ट कर दूँ, वरना आपने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं किया है। और ग्रैंड मदर अब बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, यानी कि लान चान की बातें अब सीधे ग्रैंड मदर को हर्ट कर रही थी। और लान चान बहुत ज़्यादा दुखी था, उसकी आंखों में आंसू थे और सैकड़ों सवाल थे जो वो ग्रैंड मदर से पूछना चाहता था। और वो पूरी तरह से चीख पड़ा था, यानी उसकी आवाज़ अब कमरे से बाहर आ रही थी और बाहर खड़े सिपाही अंदर का माजरा साफ साफ सुन सकते थे। जितनी दासियाँ थी वो भी अंदर की बातों को सुन सकती थी। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो डर के मारे कांपने लगता है। उसने किंग की क्रूरता तो सुनी थी, लेकिन किंग को इतना गुस्सा होते हुए वो आज देख रहा था। वो भले ही किंग के साथ पूरे एक हफ्ते से था, लेकिन जिस तरह किंग उससे गुस्सा होते थे वो कुछ दूसरा वे था। लेकिन आज वो जिस तरह से गुस्सा हुआ था वो कुछ दूसरा ही था। वो पूरी तरह से डराने वाला था। और विंग जो होता है वो पूरी तरह से कांपने लगता है, उसके पैर भी कांपने लगते हैं। उसने अपने कपड़े को अपने हाथ में भींच लिया था, यानी उसने अपनी मुट्ठी बांध ली थी डर के मारे। और लान चान एक बार फिर चीखा था, आप चुप क्यों हैं? आपकी बोलती क्यों बंद हो गई है? क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगी? क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? क्या आप मेरे लिए अपनी जान दे सकती हैं? मैं भी तो आपका ग्रैंड सन ही हूँ ना, जैसे जे बुजुन है वैसे मैं भी हूँ। तो क्या आप मेरे लिए अपनी बलि दे सकती हैं? मेरे लिए अपनी जान दे सकती हैं? आप चुप क्यों हैं? बोलिए। और हम देखते हैं ग्रैंड मदर कुछ भी नहीं बोल पाती हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं है ग्रैंड मदर। इसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब हुआ कि आपके पास आप मेरे लिए वैसा कुछ भी नहीं कर सकती। ना तो आप मेरे लिए अपनी जान दे सकती हैं और ना आप मेरे लिए कोई स्टैंड ले सकती हैं और ना ही आप मुझसे प्यार करती हैं। और ग्रैंड मदर जो होती हैं उन्होंने अब पलकें उठाकर लान चान को देखा था। आप इस तरह मुझे मत देखिए और आपके आंसुओं से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अच्छे से जानती हैं कि आपने मेरे साथ पास्ट में क्या किया, यानी मेरे पास्ट में आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसे बहुत अच्छा तो नहीं माना जा सकता। क्या पता वो काला जादू आपने ही किया हो। और हालांकि लान चान अच्छी तरीके से जानता था कि वो काला जादू करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप मदर होती हैं, लेकिन लान चान अभी अपनी ग्रैंड मदर को बातें ये सुना रहा होता है क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा था। और गाइस, लान चान के साथ उसके पास्ट में क्या हुआ था अभी हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। और लान चान चीख चीख कर कहता है कि कहीं वो काला जादू आपने ही तो मेरे ऊपर नहीं किया है ताकि मैं लोगों के बीच आ जाऊं और मुझे किंग की दावेदारी से हटा दिया जाए। कोई मेरा अपना नहीं है तो क्या मेरा शक आप पर नहीं जाना चाहिए? ग्रैंड मदर, मुझे मेरा जवाब चाहिए। और कहीं वो आप तो नहीं थी? लान चान अब पूरी तरह से कोल्ड हो गया था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो किंग अपनी ग्रैंड मदर के साथ भी बिल्कुल भी जेंटल नहीं था, यानी कि वो उनके साथ भी उतना ही रूड था जिस तरह वो उसके साथ हुआ करता था और सबके साथ था। और विंग को यकीन नहीं था कि वो अपनी ग्रैंड मदर से इतनी बदतमीजी से बात भी कर सकता था। और ग्रैंड मदर पूरी तरह चुप थी और विंग हैरान था, वो उसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या वो उसका ग्रैंडसन नहीं है क्या? अगर वो प्यार करती है तो वो साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि वो उनसे प्यार करती है और उन्हें इस तरह रोने की क्या जरूरत है? आखिर माजरा क्या है और आखिर किंग के साथ हुआ क्या है जो किंग इस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किंग के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैंने अपनी माँ खो दी। किंग ने एक बार फिर गुस्से में चिल्लाया था, मैंने अपनी माँ खो दी है। क्या आपको उसका अंदाजा है कि मेरा बचपना किस तरह से कटा होगा और स्टेप मदर ने मेरे साथ क्या क्या किया? और आपको तो सब कुछ पता है और आप ये भी जानते हैं कि मैंने अपनी माँ को किसी एक्सीडेंट या किसी घटना की वजह से नहीं खोया था। उनकी जान छीन ली गई थी और उनकी जान छीनने वाला कोई और नहीं। आप उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानती हैं। क्या आप अब भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगी? आप यहाँ किससे सवाल करने आई हैं? आपको क्या लगता है कि मेरी सोल चोरी हुई है? तो आप किस तरह की आप कहाँ की दूध की धुली हैं? माना कि मेरे अंदर किसी भूत प्रेत या किसी काली आत्माओं की सोल होगी तो आप यहाँ कितनी अच्छी हैं, या फिर यहाँ जो राजमहल के लोग जो हैं वो कितने अच्छे हैं। उनका दिल भी तो काला है, उनके विचार भी काले हैं और वो हरकतें भी काले ही करते हैं। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि काला जादू करने वाला कोई और नहीं है। मैं जानता हूँ वो कौन सा इंसान है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरी अगर सोल की अदला बदली हो भी गई है तो लोग मुझे शुद्ध करने के लिए इतना परेशान क्यों है, जबकि उनके खुद के दिल इतने काले हैं और वो खुद इतनी नफरत लिए घूमते हैं?
इस बार लांचान ने तो हद कर दी थी और ग्रैंड मदर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं, यानी इतनी ज़्यादा फूट कर रोती हैं कि लांचान बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। और रोना बंद कीजिए, मैं इस तरह के ढोंग को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। ये मत सोचिए कि आप मेरी ग्रैंड मदर हैं तो इन आंसुओं से मैं पिघल जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। और आइंदा से इस तरह अगर रोना हो तो मेरे कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये किसी ग्रैंड सन की बात नहीं है, ये एक किंग का ऑर्डर है कि आप इस तरह अगर रोना हो तो मेरे कमरे में आइंदा से मत आना। और आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझसे इस तरह से सवाल करें। भले ही मैं आपसे कितना भी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से ये बात जानता हूँ कि आप भी मुझसे प्यार नहीं करती हैं और इसीलिए आप मुझसे अपनी नज़रें अभी नहीं मिला पा रही हैं। और ये कहते हुए लांचान वहाँ से गुस्से में चला जाता है और हम देखते हैं ग्रैंड मदर जो होती हैं वो फूट फूट कर रोने लगती हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रोती हैं। और विंग जो होता है वो पीछे खड़ा होता है और वो सारी बातें सुन रहा होता है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? अगर ये उसके सगी ग्रैंड मदर हैं तो वो क्यों नहीं कह देती कि वो उसे प्यार करती हैं? और उसके इतने सारे सवाल, यानी किंग के इतने सारे सवाल हैं और ग्रैंड मदर के पास उसका एक भी जवाब नहीं है। आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा? और उसकी स्टेप मदर ने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया? वो नफरत की आग में जल रहा है, उसके अंदर गुस्सा इतना था। आखिर स्टेप मदर ने उससे इतनी नफरत क्यों की और उसके साथ क्या किया? और उसका स्टेप भाई उससे उसकी गद्दी क्यों लेना चाहता है? उसका हक है, इसलिए वो किंग बना है। और हम सब जानते हैं कि किंग का ही वो हक है, कोई भी आ जाए, मैं नहीं मानता किसी को। विंग जो थोड़ी देर पहले लांचान से नफरत करने लगा था, क्योंकि वो जान गया था कि लांचान के अंदर की सोल की अदला बदली नहीं हुई है और विंग उसे नफरत करने लगा था। लेकिन अभी कुछ ही मिनटों में उसकी दुनिया बदल गई थी जब उसे पता चला था कि लांचान इस तरह बनाया गया था, यानी वो रूट नहीं था बल्कि वो रूट बनाया गया था। और वो क्रूर बिल्कुल भी नहीं था बल्कि वो क्रूर बनाया गया था। और उसके बारे में बुरी बुरी बातें जो अफवाह फैली थी वो अपने आप नहीं फैली थी, उसे फैलाई गई थी। यानी कि किंग अभी जिस तरह से हैं उनमें लोगों का हाथ था कि वो इस तरह से हो गया था, उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। विंग मन में सोचता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो किंग के साथ बुरा हुआ है, लेकिन वो क्या है वो ये जानने के लिए खुद से ये सवाल करता है। और हम देखते हैं और उसकी ग्रैंड मदर उसके तरफ से क्यों नहीं बोल रही हैं, उसकी स्टेप मदर ने उसे क्यों इतना सताया, उसके स्टेप भाई उसके पीछे क्यों पड़ा है और यहाँ का हर एक आदमी उससे नफरत क्यों करता है। विंग ने खुद से ये सवाल किया था, इसका मतलब वो बुरा नहीं है, उसे बुरा बनाया गया है। और हम जानते हैं कोई भी इंसान विलन पैदा नहीं होता है, उसे बनाया जाता है। और विंग अभी भी यही बात सोच रहा होता है कि आज से 11 साल पहले अगर मैं पलट कर देखता हूँ तो मेरे सर पर एक बहुत ही दयालु इंसान ने हाथ रखा था और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि किंग थे। और किंग की उम्र उस वक्त 18 साल थी। किंग ने मुस्कुराते हुए बहुत पॉजिटिव वे में कहा था कि अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो आज से तुम मुझे अपना गार्जियन समझो और तुम्हारी जिम्मेदारी अब से मेरी है। और आज वो किंग पूरी तरह से बदल गए हैं। इन 11 सालों में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जान गया हूँ कि किंग के स्टेप मदर और स्टेप भाई उसके पीछे पड़े हुए हैं। ग्रैंड मदर के बारे में तो मुझे नहीं पता, क्या पता वो प्यार ही करती हूँ, उनकी कोई मजबूरी हो। और ग्रैंड मदर अभी भी बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रही थी और ग्रैंड मदर के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। और जहाँ विंग अभी भी दुविधा में था और वो अभी भी कांपते हुए पीछे खड़ा था। और हम देखते हैं जब विंग से बर्दाश्त नहीं होता है वो मन में सोचता है भले ही ये उससे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो बात इनकी भी मजबूरी रही है, वरना वो इतना रो क्यों रही है। अगर लांचान की बातें सच है तो वो इतना हर्ट क्यों हो रही है। अगर वो उसे प्यार नहीं करती तो वो उसकी बातों से हर्ट नहीं होती और वो रो रही है, इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। और विंग ने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए थे। उसे डर लग रहा था ग्रैंड मदर के पास जाते हुए, लेकिन उसने फैसला किया था कि वो ग्रैंड मदर के करीब जाएगा। और विंग जो होता है वो पलंग के उस कोने से यानी बेड के दूसरे कोने से चलते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। पूरा कमरा खाली था, वहाँ कोई भी दासी नहीं थी, पूरा कमरा इसी तरह खाली था। और विंग जो होता है वो धीरे धीरे अपने कदम ग्रैंड मदर की तरफ बढ़ाता है और वो ग्रैंड मदर के पास आकर खड़ा हो जाता है। यानी ग्रैंड मदर और विंग के बीच में सिर्फ एक हाथ का फासला था। ग्रैंड मदर और विंग के बीच में सिर्फ एक हाथ का फासला था। और ग्रैंड मदर जब उन्हें एहसास होता है कि उनके सामने कोई खड़ा है तो वो अपनी नज़रें उठाकर विंग की तरफ देखती हैं, लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। और विंग जो होता है वो ऑलरेडी रोया हुआ होता है, उसकी आंखें तो सूजी हुई होती हैं, लेकिन वो ग्रैंड मदर की हालत देखकर बहुत ज़्यादा ही द्रवित हो गया था, यानी उसका दिल बहुत ज़्यादा ही पिघल गया था और वो नहीं चाहता था कि ग्रैंड मदर इस उम्र में इतना रोएं। और यही सोचकर विंग उनके पास आ गया था और ग्रैंड मदर
जो होती है वो रोते हुए उसकी तरफ देखती है। ग्रैंड मदर इस वक्त शर्मिंदा थी या नहीं ये बात वी इंग को नहीं पता था, लेकिन वी इंग उन्हें छुपाना चाहता था। वो कुछ बोल तो नहीं सकता था, वो म्यूट था, लेकिन वो इशारा करके चुप रहने के लिए कहता है और ग्रैंड मदर जो होती है वो उसकी तरफ देखती हैं और ग्रैंड मदर रोते हुए कहती है वो मुझसे नफरत नहीं करता है, वो मुझसे नफरत नहीं करता है, लेकिन वो बस मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे नाराज है। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, कोई और होता तो वो शायद मुझसे नफरत करता, लेकिन लांचान मुझसे नफरत नहीं करता है। तुम मेरा यकीन करो, उसने इतनी सारी बातें सिर्फ गुस्से में कही हैं। और ग्रैंड मदर एक दासी के सामने अपनी दिल की बात कह जा रही थी। उन्हें इस वक्त ये भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी लड़की यानी वी इंग उसके सामने जो खड़ा था वो एक दासी था और ग्रैंड मदर को उसके सामने इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो इतना ज़्यादा दुख और सदमे में थी कि वो कुछ भी समझ नहीं पाती हैं। और ग्रैंड मदर सफाई देते हुए कहती हैं तुम मेरा यकीन करो, उसने सिर्फ गुस्से में ये सारी बातें कही हैं और वो मुझसे नफरत नहीं करता है। मैं मानती हूँ कि महल में कोई ऐसा नहीं है जो उसे प्यार करता है या फिर उसकी तरफ से बोलता है, हर कोई उससे नफरत करते हैं और उसकी ग्रैंड मदर ने उसके साथ इतना कुछ कर दिया। अगर कोई इंसान होता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो शायद मर जाता, लेकिन लांचान ने खुद को मजबूत बनाए रखा। वो हर कुछ सहते गया और वो इतनी बुरी औरत है कि उसके साथ रहना भी मुश्किल है, लेकिन लांचान ने अपने आप को मजबूत रखा और वो सब कुछ सहता हुआ आया। इसके बाद उसे गद्दी मिली है, लेकिन वो जानता है कि वो अपनी स्टेप मदर से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और ग्रैंड मदर ये सारी बातें फिर वी इंग के सामने कह रही होती हैं। वी इंग के दिल में एक बात तो पूरी तरह से बैठ गई थी कि वो जो है यानी कि लांचान जो है वो अपनी स्टेप मदर से नफरत करता है। वजह ये थी कि उसकी स्टेप मदर जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा उसके साथ अच्छी नहीं थी और स्टेप मदर ने लांचान के साथ ऐसा कुछ किया हुआ था कि कोई और इंसान होता तो शायद मर ही जाता, लेकिन लांचान जो मजबूत इंसान था उसने खुद को बचा लिया और वी इंग को भी उसकी मदर से नफरत होने लगी थी, होती भी क्यों ना, क्योंकि वो अपने किंग को बहुत ज़्यादा ही मानता था। हम जानते हैं वो बचपन से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को मानता था, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि लांचान है और वी इंग को भी हर उस इंसान से नफरत होती है जिससे लांचान नफरत करता है। वी इंग भी हर उस इंसान से गुस्सा होता है जिससे लांचान गुस्सा होता है और वी इंग को अब उसकी स्टेप मदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, यानी कि उसके स्टेप मदर और उसके स्टेप भाई दोनों से वी इंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वी इंग जो होता है वो हाथ बढ़ाकर कुछ कहने की कोशिश करता है और ग्रैंड मदर उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम किंग के सोल बचाने के लिए आगे आई। तुम जानती हो कि तुम्हारी जान चली जाएगी, लेकिन तुम सामने आई, इसका मतलब ये है कि तुम उससे प्यार करती हो और तुम उसके लिए वफादार हो। भले ही तुम उसे प्यार करती हो या नहीं इससे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन तुम इकलौती हो जो किंग की वफादार हो और यहाँ गोसू में यानी कि पूरे गुसू किंगडम में और पूरे राजमहल में कोई ऐसा नहीं था जो किंग की तरफ से वफादार हो, सिर्फ तुम ही एक इकलौती हो जो किंग के लिए वफादार हो। ग्रैंड मदर ये सारी बातें कह रही होती हैं और विंग मन में सोचता है हाँ तो इन्हें पता है मेरे बारे में कि मैं वही हूँ जो अपनी बलि देना चाहता है किंग के सोल के लिए, लेकिन जो इन्हें कौन बताए कि किंग की सोल सच में अदला बदली नहीं हुई है। वो जो इंसान है वो किंग ही है और वो खुद ही बुरी हरकतें करते हैं। यानी अब विंग को वो फ्लैशबैक याद आया था जब लांचान ने खुद को सेटिस्फाई किया था इतनी बुरी तरीके से, और विंग जो होता है वो गिनाता है और ग्रैंड मदर इसकी बातों को बहुत उससे सुन रहा होता है। वो मन ही मन लांचान की सारी बातों का फ्लैशबैक याद कर रहा होता है कि किस तरह लांचान ने उसे फोर्स किया, लेकिन ग्रैंड मदर को तो इन सब बारे में कुछ पता ही नहीं है। ग्रैंड मदर अपनी ही बात कह रही होती हैं और ग्रैंड मदर बार बार विंग का शुक्रिया अदा कर रही होती हैं और वो यही चीज़ दोहरा रही होती हैं कि तुम यहाँ इकलौती हो जो लांचान से यानी कि किंग से दिल से प्यार करता है और वो किंग के लिए वफादार है। तुम्हारे अलावा पूरे राजमहल और गुस्से में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस इंसान से प्यार कर सके या फिर उस इंसान के लिए वफादारी दिखा सके, और तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो। अगर मेरे लायक कोई भी काम हो या तुम्हें कुछ मांगना हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह देना, मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगी और मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि तुमने किस तरह मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचाई है। यानी ग्रैंड मदर के कहने का मतलब था कि वो विंग के इस एहसान को कभी नहीं भुलाएंगे कि बड़ी सभा में जब विंग ने उसके लिए अपना हाथ उठाया था, यानी उसकी सोल के लिए अपना हाथ उठाया था, और विंग मन ही मन में कहता है मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया, मैं सच में किंग को बचाना चाहता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि किंग हमेशा खुश रहें। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है और ग्रैंड मदर जो होती हैं उसका हाथ पकड़ लेती हैं। विंग घबराता है क्योंकि ग्रैंड मदर तो क्वीन थी और विंग एक दासी था, तो ये सब बहुत अनकंफर्टेबल वाला था। यानी वो बहुत असहज महसूस कर रहा था कि ग्रैंड मदर ने उसका हाथ अचानक से पकड़ लिया था। और हम देखते हैं विंग हैरानी से उनकी तरफ देखता है, घबराओ मत। और
ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम एक दासी हो या फिर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। महल में जो कुछ हो रहा है सारी बातें मुझे सुनाई देती हैं और मैंने सुना कि किस तरह लांचान ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, यानी कि लांचान ने तुम्हें इस कमरे में कैद करके रखा है। और मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादती है, लेकिन तुम ये बात जान लो कि वो बाहर से दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रूर और बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इतना क्रूर नहीं है जितना वो दिखाता है, और वो उसके पास भी एक दिल है। भले ही वो खुद को ये साबित करता फिरे कि वो उसके पास कोई दिल नहीं है, लेकिन वो भी एक इंसान है और वो बहुत ही अंदर से बहुत ही रहमदिल इंसान है। और वी इंग खुद से कहता है ये बात मुझे बहुत पहले से पता है। और ग्रैंड मदर उसकी बात को आगे बढ़ाती हैं, यानी ग्रैंड मदर अपनी बात को आगे कहती हैं, तुम शायद उसके बारे में नहीं जानती होगी या फिर तुमने नहीं सुना होगा। जब वो 18 साल का था, यानी 18 साल की उम्र तक वो बहुत ज़्यादा रहमदिल हुआ करता था। उसके बराबर कोई भी राजकुमार नहीं था, यानी कि यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई जेबुजुन भी इतना रहमदिल नहीं था जितना लांचान था। और वो हमेशा कम बोलता था, कम हंसता था, लेकिन सबके दिल में उसके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट रहती थी और सबके लिए वो बहुत ही सम्मान की नज़रों से सबको देखता था और बहुत ही दयालु था। और इसके बाद लांचान के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अचानक से पूरी तरह बदल गया और वो पत्थर दिल बन गया, यानी वो खुद को क्रूर दिखाने लगा। हालांकि मेरा दिल जानता है कि वो कितना भी मुझे बुरा भला कह ले, वो मुझसे प्यार करता है, और मेरा दिल ये भी जानता है कि वो भले ही खुद को कितना क्रूर दिखा ले, लेकिन मैं ये दिल से जानती हूँ कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो क्रूर हो या जो दूसरों को दुख पहुंचाए। और तुम भी एक बात हमेशा याद रखना, वो ऊपर से दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही रहमदिल इंसान है। जैसे वो 18 साल की उम्र तक था, यानी 11 साल पहले जैसे वो हुआ करता था। और वी इंग जो होता है उसे वो फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरह लांचान उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, और लांचान ये कहते हुए स्माइल कर रहा होता है। और वी इंग को वही फ्लैशबैक याद आता है और वी इंग ग्रैंड मदर की बात को दोहराता है कि हाँ, मुझे मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा रहमदिल इंसान है। ग्रैंड मदर की हिम्मत अब पूरी तरह टूट चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। और वीइंग ने उन्हें कंफर्ट करने की, यानी उन्हें सहज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन वीइंग हर बार नाकामयाब हुआ था क्योंकि ग्रैंड मदर अभी बहुत ज़्यादा दुखी थी। लांचान ने इतने बुरे बुरे वर्ड अपनी ग्रैंड मदर के लिए यूज किए थे, तो ग्रैंड मदर वो सब सह नहीं पाती हैं। और हम देखते हैं ग्रैंड मदर इतना रोती हैं कि वीइंग को उन्हें छुपाने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखना पड़ता है। वीइंग डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं एक दासी हूँ, क्या ये करना सही होगा, मैं उन्हें कैसे सहज महसूस करवा सकता हूँ। और वीइंग जो होता है उससे उनका रोना देखा नहीं जाता है और वीइंग ग्रैंड मदर के कंधे पर हाथ रखता है और ग्रैंड मदर भीगी आंसुओं से वीइंग को देखती हैं और वो उठती हैं और वीइंग को गले लगा लेती हैं और वीइंग को दुआएं देते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची तुम बहुत अच्छी हो और भले ही तुम एक दासी हो, लेकिन मैं ये जान सकती हूँ कि तुम लांचान के लिए परफेक्ट हो और मुझसे एक वादा करो कि तुम हर हाल में उसका साथ निभाओगी। तुमने ऑलरेडी देख लिया है कि इस महल में उसका अपना कोई नहीं है, हर कोई उससे नफरत करता है और वो यही चाहता है कि हर कोई उससे नफरत करे, यानी कि उसे किसी की प्यार की, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर एक इंसान को किसी न किसी के प्यार और सहारे की ज़रूरत होती है। भले ही लांचान कितना दिखा ले कि उसे किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ है और उसके लिए कोई ऐसा नहीं बना है जो परफेक्ट हो। उसके लिए तुम ही एक ऐसी हो जो उसके लिए अपनी जान तक दे सकती हो। तो तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगी। और हम देखते हैं वीइंग जो होता है वो बहुत नर्वस होता है। वो एक तो उसे क्वीन ने गले लगाया हुआ था, ऑलरेडी वो दासी था। दूसरी बात यह थी कि वो कैसे ऐसे प्रॉमिस कर सकता था कि वो हमेशा लांचान के साथ रहेगा, जबकि 15 दिन के अंदर उसकी बलि दी जाने वाली होती है। हालांकि वो जानता है कि लांचान की सोल नहीं बदली है, लेकिन बाकी लोगों में वो ये बात साबित नहीं करना चाहता है और ना वो साबित कर ही सकता है। और लांचान को तो उसकी ज़िंदगी की ऑलरेडी परवाह नहीं थी, वो जिए या मरे लांचान को इससे कोई फ़र्क नहीं था। लांचान ने ऑलरेडी कह दिया था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं है, तुम जिंदा रहो या तुम मर जाओ और मुझे इससे कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से। और विंग ये सोचता है कि वो कैसे इस तरह का कोई प्रॉमिस कर सकता है जिसमें वो ये कह सकता कि वो लांचान के साथ ज़िंदगी भर हमें
हमेशा रहेगा। और ग्रैंड मदर एक बार फिर उसे फोर्स करती हैं, मेरी बच्ची मुझसे कसम खाओ कि तुम हमेशा उसका साथ निभाओगी और हर हालत में उसके साथ रहोगी। हम देखते हैं विंग जो होता है वो अभी भी नर्वस होता है और वो हैरानी से ग्रैंड मदर की तरफ देखता है। ग्रैंड मदर को अभी नहीं पता है कि विंग बोल नहीं सकता है और ग्रैंड मदर कहती हैं तुम चुप क्यों हो, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। विंग जो होता है वो कहता है ये अच्छा बहाना है प्रॉमिस ना करने का, मैं इशारा करके बता दूंगा कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। और विंग ने इशारा करके अपने टंग की तरफ यानी अपनी जुबान की तरफ इशारा किया और बताया कि वो बोल नहीं सकता है। और ग्रैंड मदर जो होती हैं अपने सिर पर अपना हाथ रख लेती हैं। उन्हें अफसोस हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की बोल नहीं पा रही है। उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात का दुख था कि फांग इतनी खूबसूरत होते हुए भी बोल नहीं पा रही थी। और वो फांग की हिम्मत बनाते हुए कहती हैं कोई बात नहीं मेरी बच्ची, दुनिया में हर एक इंसान के पास कोई ना कोई कमियां होती हैं, लेकिन उससे बेहतर यह है कि अपनी खूबियों को देखा जाए। तुम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो और बहुत ही ज़्यादा रहमदिल हो, तुम मुझसे कसम खा सकती हो। यानी अब उनके कहने का मतलब था कि तुम मुझे सारे से कसम खाकर बताओ कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगी। और इस बार ग्रैंड मदर ने विंग का हाथ पकड़ा था और अपने सिर पर रख दिया था और विंग के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, उसे हाँ बोलना ही पड़ता है। और हम देखते हैं विंग इशारे में कह देता है कि वो जब तक जिंदा है, यानी उसने अपना दिमाग लगाया था और वैसी बातें कही थी जैसी सिचुएशन थी। उसने ये कहा था कि वो जब तक जिंदा है वो किंग की साइड ही रहेगा, यानी वो लान चान का साथ देगा। भले ही लान चान कोई भी फैसला ले, लान चान का साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही इसके पीछे उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। और वो अपनी ज़िंदगी यानी अपनी आखिरी सांस तक का वादा कर सकता है कि वो हमेशा लान चान का साथ देगा। और ग्रैंड मदर को अब सुकून आया था कि उसने वो कर दिया था, यानी प्रॉमिस कर दिया था और ग्रैंड मदर ने अब उसे अपने सीने से दूर किया था, यानी ग्रैंड मदर ने अभी उसे हक किया हुआ था। ग्रैंड मदर अब पहले से बहुत ज़्यादा सहज थी, अब वो थोड़ा सा खुश भी थी जब उन्होंने विंग से ये कसम ले ली थी कि विंग हमेशा लान चान का साथ देगा। और ग्रैंड मदर अब थोड़ा सुकून में थी, वो मुस्कुराकर अगेन बेड पर बैठ जाती हैं और विंग की तरफ मुस्कुराकर देख रही होती हैं। और ग्रैंड मदर विंग का हाथ पकड़ती हैं और बेड पर बैठने का इशारा करती हैं। और ग्रैंड मदर कहती हैं कि यकीन नहीं होता कि तुम इतनी खूबसूरत होकर बोल नहीं सकती, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन मैं जानती हूँ कि लान चान भले ही तुम्हें दिखाए कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है या वो बहुत ज़्यादा क्रूर है, लेकिन मेरा यकीन करो कि तुम पहली दासी हो जिसे लान चान ने अपने पर्सनल कामों के लिए रखा है, यानी कि लान चान ने पर्सनली हायर किया है और वो अपने कक्ष में उसे रहने की इजाज़त दे रहा है। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कोई ऐसी दासी नहीं थी जिसने किंग को सर्व नहीं किया था, लेकिन तुम ऐसी पहली हो जिसे लान चान ने ये परमिशन दी है कि वो उसके कक्ष में बराबर उसके साथ रह सकता है। और तुम 24 घंटे किंग के कमरे में रहती हो और ये पहली बार हो रहा है। हम लोग इसलिए और ज़्यादा हैरान थे कि ऐसा कभी तो कभी पहले नहीं हुआ कि लान चान ने किसी दासी को अपने कक्ष में रखा हो या फिर अपने कमरे में 24 घंटे के लिए रखा हो, लेकिन तुम एक ऐसी हो जिसे उसने अपने लिए चुना है। और मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि वो भले ही तुम्हें दिखाए कि वो बहुत ज़्यादा क्रूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। और विंग ने इस बार ब्लश किया था, उसका दिल धड़का था। हालांकि कुछ देर पहले तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि किस तरह किंग उसे कह रहा था कि वो 15 दिन में उसे अपना मन भर लेगा। और विंग को एक बार फिर किंग की धमकी याद आई थी कि 15 दिन बहुत होते हैं किसी खिलौने से मन भरने के लिए, और मैं 15 दिन में अपना मन भर लूँगा। और ये सोचकर विंग उदास हुआ था और ग्रैंड मदर ने उसकी उदासी को पढ़ लिया था। उदास होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और ग्रैंड मदर ये कहते हुए अपनी फिंगर की एक रिंग उतारती हैं और वो शाही रिंग होती है। वो रिंग सिर्फ क्वींस के हाथ में ही जा सकती है, यानी ग्रैंड मदर ने अगर वो चीज़ फांग को दी थी यानी विंग को दी थी तो इसका मतलब कि बहुत बड़ी बात थी। और हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर वो विंग के फिंगर में डाल देती हैं। इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम दिल से इसे अपने पास रखना चाहोगे तो ग्रैंड मदर की निशानी समझ के हमेशा इसे अपने पास रखना, कभी इसे बेचना मत या कभी इसे किसी और को मत देना। हालांकि कीमत इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम रिश्तों की अहमियत को बहुत अच्छे से समझती हो। और अगर मेरे बस में होता कि मैं किसी आम लड़की की शादी लान जान से करवा सकती तो मैं तुम्हारी शादी उससे ज़रूर करवा देती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बाहरी लड़की किंग से शादी कर सके। किंग से शादी तो वही कर सकती है जो शाही खून हो और जिसके पास किंग की निशानी हो। और इस बार ग्रैंड मदर के कहने का वो मतलब था, यानी उस धागे से मतलब था जो बचपन में लान चान ने गलती से विंग के गले में डाल दिया था, जो अभी भी विंग के गले में है। और ग्रैंड मदर कहती हैं खैर तुम जब तक उसकी ज़िंदगी में हो तुमने वादा किया है कि तुम उसका ख्याल रखोगी। और ग्रैंड मदर विंग के सिर पर अपना हाथ रखती हैं और गाइस ग्रैंड मदर उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं।
सीन शिफ्ट होकर उस जगह पहुंचता है जहां सारी दासियां नहाने के लिए जाती हैं, यानी कि तालाब की तरफ जहां सारी दासियां जाया करती थी और विंग भी बाकी अपनी दासियों के साथ वहां जाया करता था। और वहां दासियों के बीच ये गॉसिप चल रही होती है कि वो फांग अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है, अपने आप को बहुत घमंडी समझती है, वो हम लोगों के साथ तो यहाँ टाइम स्पेंड करने भी नहीं आती है। अब देखो उसका क्या हाल होने वाला है। और किंग से जो प्यार करता है उसका यही हाल होता है, एंड द एंड उसे मरना ही पड़ता है। इससे बेहतर है किंग से प्यार ही ना किया जाए। और यहाँ कौन ऐसा है जो किंग से प्यार करता है। और हम देखते हैं वो ये सारी बातें कर रही होती हैं कि वो वहाँ फांग को आते देखती हैं, यानी वो विंग को वहाँ आते देखती हैं और वो सारी हैरान होती हैं ये यहाँ क्या करने आई है और इससे पहले यहाँ तो नहीं देखा। एक बार फिर गॉसिप चलने लगती है कि फांग वहाँ क्या करने आई है। उस तालाब में तो फांग को कभी नहीं देखा गया। और गाइस हम देखते हैं विंग जो होता है वो ग्रैंड मदर के जाने के बाद लान चान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। और एक चीज़ जो उसने महसूस की थी वो ये थी कि लान चान जितना खुद को बुरा दिखाने की कोशिश करता है, जितना वो खुद को क्रूर साबित करने की कोशिश करता है, वो उतना क्रूर नहीं है। और वो इतना बुरा अगर इंसान बना है तो उसके पीछे कोई वजह है और उसके पीछे उसका टॉक्सिक पास्ट है, यानी पास्ट में उसके साथ उसकी स्टेप मदर और भाई ने जो कुछ भी किया था और उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसने अपनी मदर खो दी है, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो इस तरह बन गया था। और इन सब में लान चान की गलती नहीं है। और विंग जो होता है वो सोचता है कि ये 15 दिन वो लान चान के साथ इस तरह गुजारेगा जैसे वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो बच पाएगा कि नहीं। ऑलरेडी एल्डर्स ने यह तय कर दिया था कि 15 दिन के बाद उसे मार दिया जाएगा और न वो साबित करना चाहता है। और किंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसने ये फैसला कर लिया था कि वो अब जब तक 15 दिन जिएगा पूरी तरह से किंग का होकर रहेगा और वह इस तरह जिएगा जैसे वो जिंदगी के आखिरी पल जी रहा हो। और यही बात सोचते हुए विंग ने ये फैसला लिया था कि वो गुस्सू के सारे नियम पहले पढ़ लेगा और इसलिए वो किंग के बारे में भी सारी चीज़ें जान लेगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वो ये सोचते हुए लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा था, लेकिन हम जानते हैं कि वो जब से गुस्सू में आया था वो बाहर नहीं निकला था और वो किंग के कक्ष में ही बंद था, इसलिए वो रास्ता भटक गया था और दासियों के तालाब की तरफ पहुंच गया था। हम देखते हैं विंग जो होता है जब तालाब के पास पहुंचता है तो एक दासी जो उसकी दोस्त होती है वो विंग से कहती है कि फांग तुम यहाँ क्या कर रही हो। और विंग उससे लाइब्रेरी का रास्ता पूछता है, यानी कि वो पूछता है कि शाही लाइब्रेरी किधर है। और हम देखते हैं कि तभी कुछ दासियाँ विंग से मस्ती करती हैं और वो विंग को पीछे से पानी में धक्का दे देती हैं और विंग जो होता है वो पूरी तरह से पानी में भीग जाता है, उसके सारे बाल पानी में भीग गए होते हैं और वो भी भीग जाता है। वो हड़बड़ा कर तालाब से तो बाहर आ जाता है, लेकिन सारी लड़कियां जो होती हैं वो उससे बहुत ज़्यादा रश्क कर रही होती हैं, यानी कि वो उससे बहुत ज़्यादा फांग से जलसी फील कर रही होती हैं। हम जानते हैं कि फांग इतना खूबसूरत है कि सारी लड़कियां जेलस करना तो लाजमी था और वो सारी लड़कियां फांग से जेलस हो रही होती हैं। हम देखते हैं जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है कि आगे से जाके दाहिने चले जाना, तुम्हें लाइब्रेरी का रास्ता मिल जाएगा। और वहीं दूसरी बोल पड़ती है कि आगे से जाके बाएं जाना है। और विंग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन विंग वहाँ नहीं रुकना चाहता और विंग भाग जाता है, यानी कि वो लाइब्रेरी की तरफ भाग जाता है। लेकिन उसे दोनों रास्ते बताए गए थे, अब वो राइट जाता कि लेफ्ट जाता उसे कुछ भी नहीं पता था। और हम देखते हैं विंग अभी भी भीगे कपड़े में होता है, लेकिन उसके कपड़ा हल्का सूख गया होता है, लेकिन उसके बाल अभी भी भीगे होते हैं और वो वाइट कलर और रेड कलर के कॉम्बिनेशन का कपड़ा पहने हुए होता है, जहां उसके बाल अभी भी खुले थे। उसके पास उसका जेट नहीं था और न किंग की किसी ने शाही महल से उसे कुछ ऐसा कुछ दिया था। उसके पास सिर्फ 2 उसे कपड़े दिए गए थे पहनने के लिए और उसे कुछ भी नहीं दिया गया था, तो उसके बाल पूरी तरह से खुले और बिखरे हुए थे। और हम देखते हैं कि विंग जो होता है वो 20 कदम आगे बढ़ता है और सोचता है मुझे राइट जाना चाहिए या फिर मुझे लेफ्ट जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि विंग जो होता है वो राइट लेफ्ट करते करते उसने लेफ्ट का रास्ता ले लिया था। उसने अपनी किस्मत आजमाई थी कि अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो वो लाइब्रेरी में जाकर ही रुकेगा। और गाइस हम देखते हैं हमारे विंग की किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं होती है। विंग ने जब देखा कि सामने दरवाज़ा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, ये रहा लाइब्रेरी का दरवाज़ा, उसने मन में सोचा था और उसने धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया था। और जब उसे शाही रक्षकों ने रुकने की कोशिश की थी तो वो जो फांग होता है वो किंग का नाम यूज़ करता है और अपने हाथ में बंधा वो चिट दिखाता है, यानी कपड़ा दिखाता है जो लान चान ने उसके हाथ में बांधा था। क्योंकि पिछली बार लान चान ने उससे कह दिया था कि मैंने तुम्हारे हाथ में ये कपड़ा बांध दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम महल से बाहर घूमती फिरोगी। और ये बात फांग को पता चल गई थी, यानी विंग को पता चल गई थी कि वो शाही चिट थी जो किंग अपने पसंदीदा लोगों को देते थे और इससे कोई भी शाही रक्षक उन्हें कहीं भी आने जाने से नहीं रोक सकता था।
और हम देखते हैं कि वो जो होता है यानी कि विंग जो होता है वो इस बात से शाही रक्षक को डरा देता है और शाही रक्षक उसका रास्ता नहीं रोकता है और विंग ब्लश करता है। एटलीस्ट किंग का नाम तो मैं यूज़ कर सकता हूँ ना। और वो किंग का नाम आते ही वो ब्लश किया था और उसने धड़ाम से दरवाज़ा खोला। लेकिन गाइस हम जानते हैं कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। उसे 2 रास्ते बताए गए थे, दाहिना और बायां, और उसने बायां रास्ता लिया था। लेकिन गलती से वो लाइब्रेरी की तरफ नहीं आया था, बल्कि लाइब्रेरी का रास्ता तो दाहिने तरफ था और वो गलती से उस कमरे की तरफ आ गया था जहाँ किंग गुप्त बैठक किया करते थे। यानी लांचान जो होता है वो राज्य के मामलों की गुप्त बैठक वहाँ किया करता था। और उसने धड़ाम से दरवाज़ा खोला और अंदर 8 आदमी बैठे थे, जहाँ एक किंग था और एक सेनापति और 6 लोग और थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। यानी कि वो बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। और विंग ने धड़ाम से दरवाज़ा खोला तो 8 की नज़र सामने खड़े विंग पर गई थी। लेकिन विंग की सबसे पहली नज़र लांचान पे पड़ी थी, जो कोल्ड नज़र से उसे ही घूर रहा था। और विंग जो होता है वो पूरी तरह से हड़बड़ा जाता है और वो डर के मारे पीछे गिर जाता है। यानी वो 2 कदम पीछे हट जाता है और वो ज़मीन में हड़बड़ाते हुए गिर जाता है और मन में सोचता है ये कहाँ आ गया मैं, ये तो उल्टा मैं फंस गया और मैं तो सीधा उस जगह आ गया जहाँ किंग मौजूद हैं। और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस तरह फंस जाऊंगा, मैं पूरी तरह से पागल हूँ, पहले मुझे क्लियर कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं लांचान अभी भी उसे कोल्ड नज़रों से देख रहा होता है और लांचान के साथ 7 आदमी उसे अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। ये कौन है? एक एल्डर्स ने ये सवाल किया था, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि दासी को सब कोई पहचानता। तो वो एल्डर्स कहते हैं ये कौन है। हम देखते हैं कि वो जो सेनापति होते हैं वो हकबकाते हुए कहते हैं ये हमारी खास मेहमान है। इस बार उसने दासी नहीं कहा था, क्योंकि सेनापति कहीं ना कहीं हमारे लांचान के बारे में जान गए थे कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करते हैं उस लेडी को, उस खूबसूरत सी लेडी को, तो इसलिए उसने दासी वर्ड कहना सही नहीं समझा था। और हम देखते हैं विंग जो पूरी तरह से भीगा हुआ होता है, उसके बाल जमीन से लिपट रहे होते हैं, क्योंकि वो अभी जमीन में गिर गया था। और लांचान उसे कोल्ड नज़रों से देख रहा होता है और विंग हड़बड़ाते हुए उठता है और उसने सॉरी में ग्रीट किया। यानी उसने अपना सिर जो है नीचे झुकाया और जैसे उसने झटके से अपना सिर नीचे झुकाया सॉरी बोलने के लिए इशारे में, वैसे उसके बालों से पानी उछला था और वो 8 आदमियों के चेहरे पर पड़ गया था। यानी कि लांचान के चेहरे पर भी उसके बालों का पानी गिर गया था। लांचान ने अपनी आंखें बंद की थी और बाकी लोगों ने भी सेम रिएक्शन ही दिया था। और ये देखकर विंग और हड़बड़ाया था और वो मन में सोचता है मैं सारा काम बिगाड़ दूंगा, अगर मैं यहाँ से भागा नहीं तो किंग मेरी जान ले लेंगे। और वो जो होता है विंग जो होता है वहाँ से भाग खड़ा होता है और लांचान अभी भी कोल्ड नज़रों से उस पानी को देख रहा होता है जहाँ विंग गिरा था और उसके बालों से पानी नीचे गिर गए थे और लांचान अभी भी उस चीज़ को घूर रहा था। हाँ तो किंग आप ये बताइए कि हमें दक्षिण से आक्रमण करना चाहिए, यानी दक्षिणी इलाके से हमला करना चाहिए या फिर उत्तरी इलाके से करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिणी इलाके करने से हमें बर्फीली वादियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो किंग आपका क्या कहना है? हाँ, लांचान ने उसकी तरफ देखा था और उसने बेयकीनी से सवाल किया था, यानी हाँ उसने ये कहा था। इसका मतलब ये था कि उसने कुछ भी नहीं सुना था और एक बार फिर सब कुछ गोलमोल होने वाला था। यानी कि सेनापति समझ गए थे कि अब लांचान को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। सेनापति ने बात टालने की कोशिश की। एल्डर्स ऐसा करते हैं, हम इस टॉपिक को बाद में बात करते हैं और हमें लगता है कि किंग को आराम की ज़रूरत है। बड़े एल्डर्स जो थे, जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, वो सेनापति को डांटते हुए कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो, हमें आक्रमण करना है, हमें युद्ध पे जाना है और हम अपनी टुकड़ियों को भेजने वाले हैं और ये इतना इम्पॉर्टेंट बात है और तुम कह रहे हो कि हम इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और एक बार फिर वो एल्डर्स अपनी टांग अड़ाते हुए लांचान से सवाल करते हैं, हाँ तो किंग आप क्या कह रहे हैं कि हमें दक्षिणी इलाकों से हमला करना चाहिए या फिर उत्तरी इलाकों से? एक बार फिर पूरे 5 मिनट टाइम अपना देकर उस एल्डर्स ने, यानी उस ओल्ड मैन ने सारी बातें लांचान को समझाई थी कि हमें अगर इस रास्ते को चुना तो हमें इस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और अगर हमने इस रास्ते को चुना तो हमें ये आसानी हो सकती है। और एक बार फिर उसने ये पूछा था कि हमें उत्तरी इलाके से आक्रमण करना चाहिए या फिर दक्षिणी इलाके से। लांचान एक बार फिर चुपचाप होकर उन्हें देख रहा था और लांचान मन में सोचता है मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा है और अब मैं क्या करूं। और लांचान को फ्लैश बैक आया कि उसके बाल भीगे हुए थे और लांचान इमेजिन करने लगा कि वो पीछे गिर गया था और उसके बाल भीगे हुए थे, वो पूरी तरह से पानी में भीगे हुए थे, वो काफ़ी भारी थे और बाल कमर तक आ रहे थे और कुछ बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। और
उसका कपड़ा भी काफ़ी हद तक भीगा हुआ था। लांचान ये इमेजिन कर रहा होता है। एक बार फिर एल्डर्स की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। अब क्या कहना आप किंग, कुछ आप बोल क्यों नहीं रहे? आप मुझे मतलब आज्ञा दीजिए कि हम नॉर्थ से जो है आक्रमण करें या फिर साउथ से। और किंग जो होता है वो उसकी तरफ अजीब रिएक्शन से देखता है, यानी बिल्कुल भी रिएक्शन लेस होता है, यानी कि कोई भी इमोशन उसके चेहरे से नहीं पता चल रहा होता है। जहां हमारा सेनापति शक पकाया हुआ होता है कि वो एल्डर्स का दिमाग किंग इसी तरह खराब कर देंगे अगर एल्डर्स बार बार इस तरह पूछते रहे। और किंग ने इस तरह का रिएक्शन दिया। किंग के चेहरे से साफ पता चल रहा है कि किंग कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। वो सीधा उठकर चले क्यों नहीं जाते हैं और वो मना क्यों नहीं कर देते हैं अभी बात करने के लिए, जब उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। और मैं पूरी तरह से ये बता सकता हूँ कि वो अभी उस लड़की के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अपनी खास दासी के बारे में सोच रहे हैं। जब से किंग की सोल चोरी हुई है किंग बहुत ही ज़्यादा ठरकी हो गए हैं और सेनापति ने एक बार फिर ये बात कही थी कि किंग ठरकी हो गए हैं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ किंग ये बात सोच रहा होता है कि फांग को देखने के बाद मैं कुछ भी समझ नहीं पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग अपने लिप्स चला रहे हैं, यानी कि लिप्स उनके हिल रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। और ना तो मुझे उनकी आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है या तो फिर मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ। और ये अब से हुआ है जब से फांग मेरी ज़िंदगी में आई है। लांचान अभी भी फांग के चेहरे पर खोया हुआ था कि किस तरह वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। तो किंग आप क्या कहते हैं, क्या हमें दक्षिणी इलाके से हमला करना चाहिए? एक बार फिर एल्डर्स ने उसके ख्यालों में खलल डाली थी और किंग अब गुस्सा हो गया था, यानी लांचान गुस्से में उठ खड़ा हुआ था। क्या हुआ किंग? एल्डर्स ने पूछा था। हम बाद में बात करते हैं। और ये कहते हुए लांचान बाहर की तरफ चला गया था। और हम जानते हैं कि लांचान अभी पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा था। ऊपर से एल्डर्स उससे बार बार सवाल पूछ रहे थे। उसका पूरा ध्यान तो उस खूबसूरत सी लड़की फांग पर था और एल्डर्स उसके ख्यालों में बीच बीच खलल डाल रहे थे। तो ये बात लांचान को रास नहीं आई थी और वो पूरी तरह से गुस्सा हो गया था। और हम देखते हैं जहाँ सेनापति मन में सोचते हैं ये तो होना ही था, आखिरकार उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था और गुस्सा दिखाकर वो जाहिर कर सकते थे कि वो अभी सुनना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंग जो होता है वो पलंग के ऊपर बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और अब जब किंग आएंगे तो वो मुझे सजाएं देंगे या फिर मेरे साथ कुछ वेट करने की कोशिश करेंगे। और हम देखते हैं विंग को कुछ देर पहले की बात याद आती है जब वो खुद से ये मन में सोच रहा होता है कि किंग ऊपर से बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को रूड दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वाकई में इतने रूड नहीं है। और विंग इस बात पे ब्लश कर जाता है और वो कहता है अगर वो मुझे सजाएं देंगे तो सजाएं कैसी दे सकते हैं। और विंग को वो बात याद आई थी जब लांचान ने उसे कहा था मुझे सेटिस्फाई करो। और विंग ने इस बार ब्लश किया था, ना उसे घिन आई थी ना उसे गुस्सा आया था, वो बस ब्लश कर रहा था और वो ब्लश अपनी किंग के लिए कर रहा था। और हम देखते हैं विंग ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि एक बार उसे सिपाहियों की आवाज़ सुनाई देती है कि किंग आ रहे हैं अपने कमरे में। और विंग इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है, अब मैं क्या करूँ, किंग मुझ पर गुस्सा करने ही आ रहे होंगे, मैं कहाँ छिप जाऊँ, उसने ये कहा था। और ये सोचते हुए विंग पर्दे के पीछे जा खड़ा हुआ था। और हम देखते हैं और विंग ये भी सोच रहा था कि पिछली बार जब वो पर्दे के पीछे छिपा था तो किस तरह लांचान ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो क्या कर सकता था, जल्दी में उसे कोई भी रास्ता नहीं मिला। और जब लांचान कमरे में आया तो उसने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई थी और साफ साफ विंग का पैर दिख रहा था। लांचान की नज़र उसके पैर पर गई जो अभी पर्दे के पीछे खड़ा था और उसने व्हाइट कलर की जूती डाल रखी थी। और लांचान ने स्माइल पास की थी, ये फनी है, उसने मन में सोचा था ये बहुत ही मजाकिया है और क्या उसे इतने बड़े कमरे में कहीं और छिपने की जगह नहीं मिली, क्या ये पर्दा उसे बचा सकता है, उसने मन में ये सोचा था। और लांचान ने एक झटके से पर्दे को खींचकर नीचे गिरा दिया था। पर्दा पूरी तरह से फट गया था और वो नीचे पड़ा था। विंग ने डर के मारे अपनी आंख बंद कर रखी थी और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने अपनी आंख बहुत कस के मीची हुई थी और लांचान के कदम उसकी तरफ बढ़े थे। लांचान उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था, यानी विंग अभी भी डर रहा था। वो महसूस कर सकता था कि लांचान अब उसके बहुत ही करीब है। और लांचान ने कोल्ड वे में कहा मुझे रिझाने का तरीका तो अच्छा है, लेकिन वो ये कहते हुए रुक गया था क्योंकि उसकी नज़र विंग के चेहरे पर गई थी। उसके बाल अभी भी भीगे हुए थे और थोड़े बाल उसके चेहरे से चिपक रहे थे, थोड़े उसके गालों से चिपक रहे थे और बाकी बाल उसके पीठ से सटे हुए थे। और लांचान उसके चेहरे में ही खो गया था, वो उसे देखता ही रह गया था। विंग जब लांचान को चुप महसूस करता है वो ये तो जानता है कि लांचान उसके बिल्कुल सामने खड़ा है क्योंकि लांचान की सांसें विंग से टकरा रही थी। और विंग जब ये देखता है कि लांचान एकदम चुप हो गया है तो विंग धीरे धीरे अपनी आँख खोलता है। उसे लगता है कि किंग इतने चुप क्यों हो गए। और विंग जब डर के मारे आँख खोलता है तो उस मासूम से चेहरे के सामने क्रूर किंग खड़ा होता है जो उसे कुल नजर से
घूर रहा होता है और विंग जो होता है वो डर के मारे एक कदम पीछे हट गया होता है। ये अच्छा तरीका था। लांचा ने फिर उसे कहा। हम देखते हैं विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जब से विंग ने उसका चेहरा देखा था, यानी तालाब के जांच के बाद से विंग और लांचान का ये पहली बार आमना सामना था जब वहाँ कोई नहीं था। इससे पहले जब लांचान उसे कमरे में लेकर आया था तो ग्रैंड मदर आ गई थी और लांचान कहता है कि ग्रैंड मदर ने तो तुम्हें बचा लिया था और अब तुम्हें कौन बचाएगा, और मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी वो सब पसंद आ रहा था, तभी तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि ग्रैंड मदर बीच में आ गई थी और तुम फिर से मुझे रिझाने के लिए इस तरह भीगे बालों में वहाँ पहुँच गई। तुम्हें किसने कहा था कि तुम उस तरफ जाओ? तो क्या तुम्हें नहीं पता कि वो गुप्त एरिया है, यानी गुप्त एरिया में किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है और दासियों को तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई इंसान उधर गलती से चला जाता है तो क्या तुमने नियम नहीं पढ़े हैं? तुम्हें नियम में पढ़ने चाहिए कि उसे कितनी कड़ी सजाएं दी जाती हैं। तो अब तुम बोलो तुम्हारे साथ क्या किया जाए और तुम उधर गई क्यों थी? और हमारा विंग हाथ हिलाकर मना करने की कोशिश करता है, यानी विंग हाथ हिलाकर कोशिश करता है, ये कहता है कि उसने वो जानबूझकर नहीं किया, लेकिन किंग के पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ रहा था। किंग अपनी ही बातें जो थे निकल रहा था, यानी वो अपनी ही बातें कहे निकल रहा था। तो अब तुम बताओ तुम्हें किस तरह की सज़ा दी जाए? किंग ने उसके करीब आते हुए ये बात कही थी और हम देखते हैं कि विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। अब वो क्या करता है, लेकिन उसकी नज़र लांचान के चेहरे पर गई थी और विंग एक पल के लिए भूल ही गया था कि किंग अभी उसे सजाएं देने की बात कर रहा था। विंग उसे देखता रह गया था और वो मन में सोचता है किंग जरा भी नहीं बदले, वो जैसे पहले थे, यानी 18 साल की उम्र पर थे, वो अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं। मैं बस उनका चेहरा भूल गया था क्योंकि मैंने 11 सालों से किंग को नहीं देखा था, इसलिए मुझे ये अंदाजा नहीं था कि किंग कैसे दिखते होंगे। लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि यही चेहरा किंग का था तो मैं साफ साफ याद कर सकता हूँ कि किंग बचपन में भी, मतलब उस उम्र में भी, 18 साल की उम्र में भी किंग वैसे ही दिखते थे। और गाइस हम ऑलरेडी जानते हैं कि लांचान 29 साल का है और हमारी फांग यानी विंग जो है वो 19 साल की है, वो भी टीनेज है और वो पूरी तरह से यंग है। और वो विंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि 11 साल बीत गए और ये चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला, उतने ही हैंडसम है। और हम देखते हैं फिर एक बार फिर लांचान कहता है तुम ऐसे क्या देख रही हो, यानी लांचान कोल्ड वे में सवाल करता है ये कोई नया तरीका है क्या मुझे रिझाने का? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है? और एक बार फिर विंग को याद आता है कि उसके पास सिर्फ 15 दिन है और वो उदास होता है, लेकिन वो अपनी बातें याद करता है कि उसने ग्रैंड मदर को प्रॉमिस किया है कि वो जब तक लांचान के साथ रहेगा वो पूरे दिल से लांचान का साथ देगा। और हम देखते हैं कि विंग जो होता है वो मन में सोचता है कि मैंने 15 दिन ये वादा किया है खुद से कि मैं खुलकर जीऊंगा और उसे हर हाल में खुश रखने की कोशिश करूंगा, यानी मैं किंग को हर हाल में खुश रखने की कोशिश करूंगा। विंग मन में ये दोहराता है, लेकिन विंग सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे किंग खुश होंगे। और विंग जो होता है वो किंग की बातें फ्लैशबैक में याद करता है कि किंग किस तरह उसके हाथ को पकड़कर खुद को सेटिस्फाई कर रहा होता है और किंग ये कह रहा होता है कि ये चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई देती हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हैंड में ऐसा क्या है जो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता हूँ। और हम देखते हैं विंग का दिमाग चलता है और वो पूरी तरह से ब्लश कर जाता है, तो मैं किंग की खुशी के लिए कर सकता हूँ, उसने मन में सोचा था। और विंग ने अपना हाथ बढ़ाया था और लांचान को पकड़ लिया था। कहाँ? वहाँ जहाँ लांचान जहाँ हर रोज विंग का हाथ पकड़ के खुद को सेटिस्फाई करवाता था, वहाँ आज खुद ही विंग ने सडनली पकड़ लिया था और लांचान की आंखें चौड़ी हो गई थी। वो हैरान हो गया था कि सामने खड़ी लड़की जो अभी उससे डर रही थी, उसकी बातों से डर रही थी, लांचान इसीलिए उसे टीच कर रहा था, उसने अचानक से उस पर इस तरह हमला क्यों कर दिया? और लांचान इतना घबराया था, उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली थी और विंग जो होता है वो लांचान के कपड़े के ऊपर से उसे पकड़ लेता है। वो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी हरकत कर रहा था, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था। विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ा लिया था, उसने ये सोचा था कि वो किंग को अच्छा लगेगा और किंग उससे सेटिस्फाई होगा और किंग को वो खुशी देगा, क्योंकि 15 दिन में विंग ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि उसे कितनी बार ये करना था और कैसे करना था। इसलिए उसने अचानक से लांचान की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि विंग ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और लांचान के लोअर पार्ट को पकड़ लिया था और लांचान हड़बड़ाया था। विंग को लगा था कि वो खुश होगा, लेकिन लांचान इतना हड़बड़ा गया कि वो पूरी तरह से बेहोश होकर गिर गया था। और गाइस हम जानते हैं कि लांचान बेहोश हुआ, लेकिन विंग ने कितनी बेवकूफ़ी भरी हरकत कर दी थी, हमें उसका अंदाजा ऑलरेडी है। और विंग जब बेहोश हुआ तो हम देखते हैं वो जो होते हैं, विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि किंग को क्या हो गया है और किंग इस तरह बेहोश क्यों हो गए हैं, क्या किंग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए हैं, क्या मैंने बहुत ज़्यादा जोर से कर दिया? उसने ये सब बातें सोची थी और वो जल्दी सिपाहियों को उसने बुलाया जो बाहर ही खड़े थे। सिपाही आए थे, उन्होंने किंग को लिटाया था और चिकित्सक भी आ गए थे। चिकित्सक ने जांच की और बताया कि नर्वसनेस की वजह से किंग की ये हालत हुई है, यानी नर्वस होने की वजह से किंग
किंग जो है वो बेहोश हो गए हैं और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन पूरे महल में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि किंग बेहोश हो गए, किंग बेहोश हो गए। हालांकि किसी को नहीं पता था कि किंग को अभी क्या हुआ है। और किंग जो होते हैं वो थोड़ी देर में किंग को होश आया था और विंग जो होता है वो भी मासूम चेहरा लेकर उसके सामने खड़ा था। और लानचान आँख खुलता है तो उसके सामने विंग था। उसने विंग को देखा था और विंग उसे देख रहा था। लानचान मन में सोचता है वो जरा भी नर्वस नहीं है, उसे क्या हुआ, वो एक दिन में इतना कैसे बदल सकती है, आखिर फांग को हुआ क्या है, वो अचानक से मेरी डिमांड कैसे पूरी करने चलती, वो क्या करने चाह रही थी, उसने अचानक से ये सब क्यों किया था। और लानचान उसे कुल नज़रों से देख रहा होता है, जहाँ विंग मन में सोचता है क्या मुझे मैंने अच्छा नहीं किया या फिर किंग को वो पसंद नहीं आया, आखिर ऐसा क्या हुआ था। और हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर बगल में ही होती हैं और लानचान का ध्यान तो ग्रैंड मदर पे गया ही नहीं था। और लानचान ने मुँह से कह दिया, यानी लानचान ने ये कह दिया था कि तुमने ऐसी हरकत करी, मुझे अंदाजा भी नहीं था, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम करने क्या जा रही थी और इस तरह मुझे वहाँ पकड़ने का क्या मतलब था। और विंग जो होता है वो बढ़ के लानचान के हाथ पे अपना मुंह रख देता है। और गाइस ये पहली बार था जब विंग ने अपना हाथ लानचान के मुंह पर खुद से रखा था। लानचान उसे देखता ही रह गया था, उसकी दिल की धड़कनें पड़ी थी और उनकी सांसें मिली थी, क्योंकि विंग ने इसलिए उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था क्योंकि ग्रैंड मदर तो बगल में ही खड़ी थी, लेकिन फ्रंट पे खड़ा विंग जो है उसे लानचान साफ साफ देख सकता था। और विंग इशारा करता है, तब लानचान की नज़र बगल में खड़ी ग्रैंड मदर पे जाती है। ग्रैंड मदर उन दोनों की नोक झोंक देख रही होती है और ग्रैंड मदर मुस्कुराने की कोशिश करती हैं और लानचान जो होता है वो उठकर बैठ जाता है और विंग को दूर खड़ा रहने के लिए कहता है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। ग्रैंड मदर उसे पूछती है तुम्हें क्या हुआ था, तुम अचानक बेहोश क्यों हो गए थे। और लानचान जो होता है वो विंग को टीस करते हुए कहता है कि आप अपनी दासी से पूछ लीजिए और जिसके बारे में आप कहा करती हैं कि मैं उसके लिए ज़्यादा क्रूर ना बनूं, आप उससे पूछ लीजिए कि मैं क्यों बेहोश हुआ था। और ग्रैंड मदर ने फांग से पूछा, यानी विंग से पूछा, फांग तुम मुझे बताओ कि आखिर विंग लानचान बेहोश कैसे हो गया था, आप उससे पूछिए किसने क्या किया था। लानचान ने एक बार फिर उसे टीच करने की कोशिश की थी। हम देखते हैं विंग मन में सोचता मैं क्या बताऊं, उसने ये कहा था। और हम देखते हैं लानचान को अंदाजा नहीं था कि लानचान जानता था कि विंग ये बात कभी बता नहीं सकता था। और गाइस हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर एक बार फिर लानचान की बात को दोहराते हुए विंग से ये बात पूछती है कि तुमने क्या किया जो लानचान बेहोश हो गया था। और हम देखते हैं विंग जो होता है डफर जो होता है पागल, वो कहता है कि मैंने किंग को पकड़ लिया था। तो ग्रैंड मदर जो होती हैं वो कहती हैं कि किंग को पकड़ने से भला किंग बेहोश क्यों होंगे। और लानचान की आंखें फैल गई थी और वो मन में सोचता है क्या वो ग्रैंड मदर के सामने बोल देगी, क्या वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, उसे पता भी नहीं कि वो क्या बोलने चाह रही है। और अगर उसने बोल दिया तो ग्रैंड मदर मेरे बारे में क्या सोचेंगी, कितना शर्मनाक है, लानचान ने मन में सोचा था। और विंग इशारे से बता ही रहा होता है कि उसने किस तरह लानचान को पकड़ने की कोशिश की और लानचान किस तरह उसे रोज़ लानचान कैसे ट्रीट करता है। और विंग तो उसे खुश करना चाहता था, विंग ने इसलिए उसे पकड़ा था, लेकिन विंग इशारे में सारी बातें बता रहा होता है जिसे ग्रैंड मदर साफ तो नहीं समझ पा रही होती। और लानचान जो होता है वो स्माइल करता है, वो मन में सोचता है लेकिन मैं डर क्यों रहा हूँ, वो बोल तो नहीं पा रहा है तो वो समझा भी नहीं पाएगी, यानी कि फांग बोल नहीं पाती है तो वो ग्रैंड मदर को अपनी बातें समझा भी नहीं पाएगी और ग्रैंड मदर एंड देन उसकी बातें कुछ भी नहीं समझ पाएंगी। और हम देखते हैं फांग जो होती है यानी विंग जो होता है वो इशारे से सारी बातें बताता है कि उसने लानचान को पकड़ लिया था, यानी लानचान के मेन पार्ट को पकड़ लिया था और वो सेटिस्फाई करने चाह रहा था लानचान को। और हम देखते हैं ग्रैंड मदर सिर हिलाती रहती हैं और लानचान मन में सोचता है ग्रैंड मदर के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है, चलो अच्छा है वो म्यूट है, कुछ तो फायदा हुआ। और हम देखते हैं ग्रैंड मदर लानचान से कहती हैं अपना ख्याल रखो और ग्रैंड मदर वहाँ से जाने लगती हैं। और जब ग्रैंड मदर गेट पर पहुँचती हैं तब वो विंग से कहती हैं फांग और लानचान दोनों का ध्यान ग्रैंड मदर की तरफ जाता है। और हम देखते हैं कि वो ग्रैंड मदर जो होती है वो लानचान को टीस करते हुए कहती हैं अगली बार लानचान को ऐसे टच मत करना कि वो बेहोश हो जाए और उसे लगा होगा कि तुमने उसके इस जगह हमला कर दिया कि वो डर गया था और तुम्हें अचानक से नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें सॉफ्ट तरीके से की जाती हैं। और ये कहते हुए ग्रैंड मदर वहाँ से चली गई थी और लानचान ने अपना सिर पकड़ लिया था। तो ग्रैंड मदर को सब कुछ समझ आ गया, ग्रैंड मदर उसकी इशारे बेसमझ लेती। अब लानचान ने अपना सिर पकड़ लिया था और वो शर्म के मारे डूबा जा रहा था, उसे नहीं पता कि उसे कितनी ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि फांग ने जो कुछ भी कहा था, विंग ने जो कुछ भी कहा था वो ग्रैंड मदर ने उसे साफ साफ समझ लिया था। और लानचान ने अपना सिर पकड़ा हुआ था और वो घूर कर विंग की तरफ देखता और वो मन में सोचता उसने किया तो किया, उसने ग्रैंड मदर के सामने उसे मुंह खोलने की क्या जरूरत थी। और वो लड़की इतनी छोटी होकर यानी उसे कुछ वो बोल नहीं पाते, लेकिन वो न बोलने के बावजूद भी वो इतना बड़ा तूफान ला सकती है, वो वाकई में बहुत तूफानी है। और अगर वो बोल पाती तो वो मेरी ज़िंदगी में क्या क्या कर देती। और लानचान घूर कर विंग को देख रहा था और विंग मासूमियत से उसकी तरफ अभी भी देखे जा रहा था।
लांचान ने गुस्से में उसकी तरफ लांचान बढ़ा था और उसने विंग को पकड़ लिया था। उसने विंग का मुंह दबा दिया था और विंग से कहा था, तुम इस तरह मासूम चेहरा लेकर मेरे सामने मत खड़ी रहा करो। तुम्हें लगता है कि तुम इस मासूम चेहरे से मुझे पिघला सकती हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और लांचान मन में कहता है कि मैं पूरी तरह से पिघल गया हूँ, लेकिन वो ऊपर से क्रूर बनने की कोशिश करता है। तुम ये करने क्या चाह रही थी और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है बिना मेरे इजाजत के मुझे इस तरह छूने की। और विंग नर्वस होता है, तुम ये क्या करने जा रही थी। विंग इशारे से कहता है कि वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं लांचान के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है और वो सोचता है ग्रैंड मदर तो उसकी बातें आसानी से समझ लेती हैं, मैं उसकी बातें क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। और विंग इशारे से उसे कहने की कोशिश करता है कि वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। लांचान गुस्से में उसकी तरफ देखता है, तुम जो भी कहना चाहते हो मुझे लिखकर कहो, क्योंकि लांचान ने देखा था कि वो लिखकर बहुत आसानी से बात कह लेती थी। और लांचान को याद था कि किस तरह उसने सारी बातें मार्केट में उससे कही थी। और विंग दौड़ते हुए उस कोने पर जाता है जहाँ उसने कागज और कलम जो होती है एंशिएंट एरा की वो छिपा कर रखा था। लांचान मन में सोचता है, वो मेरे कमरे में ये चीजें छिपा कर क्यों रखती है, उसे इजाजत है, वो कुछ भी यूज कर सकती है, उसे छिपाने की क्या जरूरत है। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो उस कोने से निकाल कर वो कागज लाता है और वो कागज पर लिखता है कि मैं आपको खुश करने की कोशिश कर रही थी, यानी उसने लिखा था कि मैं आपको खुश करने की कोशिश कर रही थी। लांचान ने जब वो पढ़ा तो उसके होश उड़ गए, उसका मन हुआ था वो हंसे। ऐसे लांचान ने सवाल किया था, ऐसा खुश करना चाहती थी, उसने ऐसे सवाल किया था। और हम देखते हैं कि विंग हाँ में सिर हिलाता है कि वो ऐसे खुश करना चाहता। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इस तरह खुश हो जाऊंगा। विंग लिखकर बताता है क्योंकि किंग रोज उसके साथ वही करते हैं। और लांचान ने उसके मासूम चेहरे को देखा और वो मन में सोचता है, क्या वाकई मैं सिर्फ उसके साथ यही करता हूँ और इसलिए उसको लगता है कि मैं इसी बात से खुश हो जाऊंगा। क्या वाकई ऐसा है, सिर्फ सेटिस्फेक्शन पाना ही मेरे लिए खुशी है उसके साथ। और लांचान उसके चेहरे को देखकर रह जाता है, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, इसका एक प्रोसेस होता, तुम अचानक से ऐसे नहीं पकड़ सकती। लांचान ने उसे समझाने की कोशिश की थी और विंग जो होता है वो उसे देखता रह जाता है। और लांचान अपना सिर पकड़ लेता है, ये क्या हो रहा है और मैं ये क्या सिखा रहा हूँ, मतलब मैं एक 19 साल की लड़की को ये सिखा रहा हूँ कि किसी को टच करो तो कैसे करो, ये कितना बेवकूफ़ी भरा है। मैं किंग होते हुए कहा, मैं कितने गंभीर मुद्दे पर बात कर रहा था और अभी मैं इस बेवकूफ़ पागल लड़की को किस बारे में समझा रहा हूँ। लांचान ने उसके हाथ से पेन और कॉपी ले ली, तो म्यूट हो वही अच्छा है, लांचान ने उसे टीच किया था। और विंग ने उसकी तरफ देखा था, विंग को नहीं समझ आया कि लांचान क्या कहना चाह रहा था। लांचान के कहने का साफ साफ मतलब था कि अगर वो बोल पाती तो वो बहुत बड़ा तूफान ला देती, क्योंकि वो बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचती है। और हम देखते हैं लांचान स्माइल करता है और विंग उसकी स्माइल को देखकर रह जाता है। उसने याद किया कि उसने लांचान की स्माइल को कब देखा। उसे याद आया कि वो तालाब के अंदर जब खड़ा था, जब विंग उसकी तरफ जा रहा था, लांचान ने तब भी डेविलिश स्माइल दी थी और लांचान ने अब भी डेविलिश स्माइल दी थी। और विंग सोचता है इसका क्या मतलब हुआ। लांचान जो होता है वो बेड पर जा बैठता है और वो डेविलिश नज़रों से सामने खड़े विंग की तरफ देख रहा होता है। लांचान और विंग के बीच बस 10 कदम का फासला था और लांचान जो होता है वो विंग को देखकर अपने जो होता है वो ऊपरी लेयर के कपड़े को उतारना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं विंग थोड़ा सक पकाता है और वो मन में सोचता है किंग अभी क्या करने चाह रहे हैं, क्या मुझे फिर से किंग को खुश करना होगा, और अगर ऐसा है तो मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, क्योंकि विंग ने तो खुद को डेडिकेट कर दिया था। 15 दिन उसके पास बचे थे और वो 15 दिन में हर तरीके से लांचान को खुद को डेडिकेट कर देना चाहता था। वो हर तरह से लांचान का हो जाना चाहता था और लांचान को हर तरफ से खुश कर देना चाहता था। और लांचान ने देखते देखते अपने ऊपरी लेयर के कपड़े उतार दिए थे और उसने नीचे के भी कपड़े उतार दिए थे और विंग उसे घूर कर देख रहा था। और लांचान मन में सोचता है, इसे जी बिल्कुल भी शर्म क्यों नहीं आ रही है, मुझे लगा था ये पहली बार मुझे उजाले में देखेगा तो उसे कुछ तो शर्म आनी ही चाहिए। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा पागल है, या तो वो बहुत ज़्यादा ही ढीठ है, या तो उसे आदत पड़ गई है, क्योंकि रोज़ उसे अंदाज़ा हो गया है कि मैं किस तरह दिखता हूँ, भले ही उसने मुझे अंधेरे में छुआ। और लांचान ने डेविलिश स्माइल की और जोर से कहा कि तुम मुझे कुछ करना चाहती थी ना, लो आ जाओ और कर लो, उसने ये कहा था। हम देखते हैं लांचान जो होता है वो मन में सोचता है कि आखिरकार मैं देखूं कि वो मुझे किस तरह खुश करती है। और लांचान के मन में कामुकता की आग जागी थी और उसकी आंख जो हो गई थी वो रेड हो गई थी, यानी कि थॉट उसके दिमाग में वो सारे चल रहे होते कि किस तरह उसे विंग सेटिस्फाई करता है। और हम देखते हैं विंग ने अपने कदम बढ़ाए थे और वो मन में सोच रहा होता है तो किंग को मुझसे यही चाहिए, यानी किंग सिर्फ खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। और अगर यही बात है, भले ही किंग को मुझसे प्यार ना हो, लेकिन 15 दिन मैंने कहा ना कि मैं किंग क्या हूँ, तो मैं किंग का होकर ही रहूँगा। और विंग जो होता है वो लांचान के पास आ जाता है। लांचान बेड पर बैठा होता है, उसने अपने हाथ पीछे बेड पर टिकाए हुए होते हैं और
हम देखते हैं लान चान जो होता है वो उससे कहता है, यानी विंग से कहता है कि तुम खुश करना चाहती थी ना मुझे, पागल लड़की, कर लो खुश, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं भी देखूंगी तुम किस तरह मुझे खुश करोगी। और हम देखते हैं विंग हमेशा की तरह अपना हाथ आगे बढ़ाता है जैसे लान चान को पसंद आता है। लान चान जैसे खुद के उसका हाथ यूज़ करता था, विंग ने वैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि आज लान चान उसे घूर रहा था और उसके घूरते हुए चेहरे को विंग साफ साफ देख सकता था और लान चान जो होता है वो उसे घूरते हुए ही देख रहा था। और हम देखते हैं विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो अपनी आंखें मीच चुका था, बहुत ज़्यादा ही अपनी आंखें दबाकर मीचे हुए था। और हम देखते हैं लान चान जो होता है वो उससे कहता है शुरू हो जाओ, और लान चान अभी भी बेड पर बैठा होता है और विंग जो होता है वो ज़मीन में बैठ जाता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और लान चान को टच किया था और आनंद में आकर लान चान ने अपनी आँख बंद कर ली थी और वो मन में कहता है आनंद, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुख की अनुभूति उसे हो रही थी। और विंग भी अपनी आँख मीचे हुए थे। लान चान ने जब उसे इस तरह करते हुए देखा तो वो मुस्कुराया था और वो मन में सोचता है ये पूरी तरह से पागल है। और लान चान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। विंग ने अपनी आँख खोली और लान चान उसे घूर रहा था। विंग ने सोचा कि आखिर किंग को क्या चाहिए, आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किंग और कुछ और वो मन में सोचता है मैं तो लड़का हूँ, मैं किंग को आकर किंग को पता चल गया कि मैं एक लड़का हूँ तो किंग 15 दिन पहले होने से मुझे मार देंगे और मैं 15 दिन ठीक से जीना चाहता हूँ। बलि होने के बाद भले ही किंग को पता चल जाए कि मैं एक लड़का हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, वो अपने हाथ भी लान चान के सामने जोड़ने लगता है, यानी माफ़ी मांगने लगता है। और लान चान उससे तरफ कोल्ड वे में कहता है तुम ये क्या करना चाहते हो। और हम देखते हैं विंग जो होता है वो कहता है कि वो उसको खुश करना चाह रहा था, लेकिन किंग कुछ और अगर डिमांड करेंगे तो वो पूरी नहीं करेगा, लेकिन किंग को उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है। किंग उससे कहता है तुम मुझे कुछ नहीं करना चाहती क्या। विंग जो होता है वो हामी सिर हिलाता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तो किंग कहता है ठीक है इसे शक करो, उसने ये कहा था। और जब उसने ये कहा था तो विंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। विंग इतना हैरान था कि लान चान ने स्माइल की थी और वो स्माइल विंग साफ साफ देख सकता था। लान चान जो होता है उसे एक बार फिर कहता है तुम्हें सुनाई दिया ना, मैंने कहा इसे शक करो। यानी विंग के हाथ में जो कुछ भी था, यानी विंग ने जिस चीज़ को पकड़ रखा था, लान चान के कहने का मतलब था कि विंग को उसे शक करना चाहिए, यानी कि अपने मुँह से उसे शक करना चाहिए। और जब विंग उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि लान चान उसे क्या कहना चाह रहा था। हम देखते हैं लान चान जो होता है वो अभी भी डेवलिश स्माइल कर रहा होता है। तो तुम मुझे सेटिस्फाई करना चाहती थी ना, तो मैंने कहा तुम इसे शक करो, यानी कि तुमने जो कुछ पकड़ रखा है अपने हाथ में उसे अपने मुंह में लो। और ये सुनते ही विंग इतना ज़्यादा घबराया था, वो बहुत ज़्यादा काँप गया था और वो डरते हुए किंग की तरफ देखता है। किंग ने एक बार डेवलिश स्माइल दी थी। गाइस आज के लिए मैं ये एपिसोड यहीं रोकती हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेकर आऊँगी। और गाइस जब तक कि मेरा लोकेशन चेंज नहीं हो जाता है मैं 2 घंटे का पार्ट नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है रिदम बनाना, क्योंकि मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा ही टूटता है। मुझे 2 घंटे बोलने में दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इतना बैकग्राउंड वॉइस होता है कि मैं खुद भी फोकस नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ दिन मैनेज कर लेंगे 1 घंटे की वीडियो में। और प्लीज़ बताना कि आपको ये कैसा लगा और विंग का रिएक्शन आपको कैसा लगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी जो कि पूरे 1 घंटे का होगा। एंड प्लीज़ अपने कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको अगले पार्ट का इंतज़ार है या नहीं। एंड थैंक यू सो मच, बाय।